हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज का इकलौता पार्ट है इस बुक में जिसमें इकलौता एक ही चैप्टर है, एनसीआरडब्ल्यूसी, राष्ट्रीय आयोग फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ संविधान, हिंदी इंग्लिश दोनों। अब क्या करता है इकलौता, ये एक ऐसा कमीशन है जो लॉ कमीशन के बाद जिसने काफी ज्यादा रिकमेंडेशन दी है, काफी सारी रिकमेंडेशन मानी भी गई हैं, काफी सारे प्रावधान इन्होंने जो बताए बढ़िया भी हैं, अच्छे भी लगे। बात करते हैं शुरू से कि क्या चक्कर है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। देखो, जब 50 साल हो गए संविधान के, तब हमने सोचा कि एक ऐसा आयोग हो, एक ऐसी कमेटी, कमीशन, कुछ ना कुछ ऐसी एक बॉडी हो जो ये बताए कि हमारे संविधान ने इस दौरान हमारे सरकारों ने कैसे कैसे काम किया, कैसे कैसे बिहेव किया है, कितना कितना हम आगे आ चुके हैं। अब इस आयोग को बनवाने के लिए अटल बिहारी जी ने फिर अपना कदम उठाया, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास किया। अब इन्होंने कहा कि चलो बिल्कुल होगा, एक कमीशन बनाते हैं जिसमें 11 सदस्य होंगे और इसके चेयरमैन होंगे एम वेंकटचलिया सर। अब ये फॉर्मर हमारे सीजेआई थे, तो जाहिर बात है कि इनको जिम्मेदारी देना जरूरी था कि सर आप समझिए और सिचुएशन देखिए क्या है देश में। अब इनके साथ ऐसे 10 लोग और थे जो कि कई नाम आप सुन चुके हो ऑलरेडी, कई आपने पढ़े हैं, बताना मुझे। आर एस सरकारिया, फिर के परसरन जी, सुभाष कश्यप जी, आबिद हुसैन जी, पी ए सांगमा जी। ये नाम ऐसे नहीं है जो एकदम अनजान हो आप इन नामों से, ये नाम बहुत बड़े बड़े नाम है, काफी इन नामों ने काफी कुछ काम किया है। खासकर सांगमा जी ने इस कमीशन में आने के बाद काफी ज्यादा मेहनत करी, बातें करी, और जब किसी पॉइंट पे जब ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कमीशन के बाकी डायलॉग, तो इन्होंने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं। अब ये सब होता है। फिर 2002 में कमीशन ने समय लिया, 2 साल लेके इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देते से ही इन्होंने कुछ कुछ चीजें पहले डिक्लेयर करी। इन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे पास हमें जो काम मिला है, हमें जो टास्क मिला है, वो मिला है कि संविधान के पिछले 5 दशकों में, 47 आजाद हुए हैं, सन 2000 में आया है, 53 साल हो गए, चलो तो अब इन 5 दशकों में, 53 सालों में संविधान ने कितने बेहतर तरीके से, कितने एफिशिएंटली, कितने इफेक्टिव तरीके से हमने काम किया है वो समझना है। मैं बस कुल मिला के ये बात है। और ये बात जान लेना कि इनकी जो मैंडेट थी, इनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे कि आप इन मुद्दों पे बात करना, इन मुद्दों पे पढ़ाई करना, सोचना, बताना, तो ये रिकमेंडिंग है चेंजेस टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव गवर्नेंस। हम एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हमारा जो रोल है वो प्योरली एडवाइजरी नेचर का होगा। हम जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो भी एडवाइस दे रहे हैं, वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है, पार्लियामेंट जाने समझे, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, मॉडिफाई करना है, जो करना है कर ले, पार्लियामेंट के ऊपर है। अब कमीशन ने बोला कि हम संविधान को रीराइट करने नहीं निकले, हम ये नहीं निकले कि लाओ संविधान पलट रहे सारा ऊपर से नीचे तक, नहीं। हम ये बताएंगे कि कमीशन के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस दौरान पिछले 50 सालों में कितनी ग्रोथ दिखवाई, कितनी ज्यादा एफिशिएंट हमारी गवर्नेंस हो पाई, और सामाजिक आर्थिक दायरे में हमारा कैसा विकास हुआ है देश का। ठीक है भैया। अब ये रिकमेंडेशन जो हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये इनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बोला गया था। सरकार ने कहा था कि देखो जो भी आप रिकमेंडेशन देना, जैसी भी आप बातें बताना, ये सारी बातें वो मानी जाए जो आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में बताई हो, विदाउट ऑल्टरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। वरना उधर माय लॉर्ड्स बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, वो 73 में दे चुके हैं अपना अपना बेसिक स्ट्रक्चर। आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मत पलटवा देना भैया, कुछ ऐसी बातें करना जो विद इन द फ्रेमवर्क हो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। सीधी बात है, साफ बात है। ओके ठीक है। कमीशन ने कहा अभी बताते हैं, रुक जाओ, बहुत सारी बातें हमारे पास कहने को। अब कमीशन ने कहा कि ना हमारा कोई एजेंडा है, ना हमारी कोई अपना सोच विचार है, कोई हमारा प्री बायस नहीं है, कोई भी हमारा कुछ भी हमारा प्रेजुडिस नहीं है संविधान को लेके कि अरे क्या संविधान है ऐसा, इससे अच्छा ये होता, इससे बुरा ये होता, नहीं, वो सब लेके हम नहीं निकले। हम बस ये बताने निकले कि देखो हमारे पास कुछ कुछ एग्जामिनेशन करने के ऐसे 11 एरिया हम ढूंढ के बैठे हुए हैं। हम क्या क्या करेंगे पहले एक बार वो देखेंगे। हमें क्या देखना है कि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जितने संस्थान हैं, चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, इन सबका वर्किंग हो, इन सबका जो भी जो भी प्रोसीजर हो, जो भी इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो हमें स्ट्रेंथन करनी है, मजबूत करनी है, उसको टिकाऊ बनाना है। ये तो अच्छा लग रहा है सर, ये तो बात सही है ये। और देखो ऐसी चीज नहीं है कि एक बार लिख के हो जाए बस, उसके बाद कभी इनमें चेंजेस नहीं होंगे, नहीं। पॉलिटी एक डायनामिक सब्जेक्ट है। देश की जो पॉलिटी है, देश की जो पॉलिटिक्स है, हर दिन इवॉल्व होती है, हर दिन डेवलप होती है। यूएस 1700s में आजाद हो गया था, तो यूएस ने काफी कुछ इवॉल्व सब कुछ किया अपने अपने होते होते। वहां की सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वशक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पढ़ी, समझी कि यहाँ पे जरूरी है कि जो लेजिस्लेचर है वो एकदम अपनी तानाशाही पे ना उतर आए। अब ये वहां की डेमोक्रेसी ऐसे डेवलप हुई है, किसी और देश की कई और तरीके से हुई है। यूके में खाली पार्लियामेंट की चलती है, वहां जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां जो फेडरल कोर्ट है, बैठा रहता है, ज्यादा मत बोल,
ज्यादा मत कहना, पार्लियामेंट जो कहेगी वो सही होगा, बस ठीक है। अब हमारे यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो हमारे पॉलिटिकल लाइफ के स्टैंडर्ड्स है, कैसे हम उनको बेहतर कर पाए, कैसे हम उनको अपलिफ्ट कर पाए, जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक चेंज हमारे देश में हो रहा है उसकी रफ्तार कैसी है, सामाजिक हमारे देश में, आर्थिक हमारे विकास जैसे भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है जो संविधान के अंतर्गत हुआ है, वो उसकी पेस को समझना है। साथ ही ये फोकस करना है ऑन द एश्योरेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एंड देयर फेयरनेस, स्पीड एंड इक्वलिटी। अच्छे अच्छे शब्द, काफी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया शब्द है। अब हम लिटरेसी की बात करेंगे, देश में भैया लोग पढ़े लिखे रहे हैं, ये तो जरूरी है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी एंड एलिवेटिंग द पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिवेट करना है। अब देखो, सरकारों का काम होता है, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश में गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना। इन दी एंड हमारे और आपके ऊपर होता है कि हमको खुद को गरीबी से बाहर निकालना है। हम और आप अकेले हैं इस जंग में, अपने साथ कोई नहीं है, हमें ही लड़ना है, हमें ही अपने आप को गरीबी से बाहर निकालना है। ये बात फैक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है ये बात, ठीक है। इनके पास और क्या क्या फीचर आए पढ़ने के लिए, यूनियन स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, चलो फिर डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवल्यूशन, यानी कि जो लोकल स्तर पे जो संस्थान है, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे नगर महापालिका, म्यूनसिपैलिटी, ये सारी चीजें, तो इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि लोगों की एक्चुअल डेमोक्रेसी जो वो रियलाइज करते हैं वो अपने पार्षदों के सामने करते हैं, काउंसलर के सामने करते हैं, प्रधान के सामने करते हैं, या अपने गांव के सरपंच जो भी हो, जिला परिषद जो भी हो, वहां पे जाके उन्हें दिखती है कि लो हमारे चुने हुए लोग ये बैठे हुए हैं, ये जाने क्या कर रहे हैं। क्यों एमपी एमएलए तो पता नहीं ऊपर चले गए, वो तो लखनऊ में, दिल्ली में, अपने बेंगलोर में कहीं ना कहीं बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, पर लेकिन बाकी स्टेटों में, अपने अपने शहरों में जो लोकल स्तर पे जो पंचायती राज है, जो अपना ग्राउंड लेवल का अपना जो डेमोक्रेसी है, वो तो सामने ही दिखती है उन्हें कि देखो टैक्स भी दे रहे हैं और सड़क नहीं दे रहे, ये देखो ना बना के दे रहे हैं, ना इन्होंने पाइपलाइन डाली है, ना सीवर डाला, कुछ नहीं डाला है। अब फंडामेंटल राइट्स को एनलार्ज करना है, देश बड़ा हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, ये कोई कॉलोनियल भारत नहीं रहा है, अब देश आजाद है। हम अगर आजाद होते जा रहे हैं तो हमारी ड्यूटीज भी हैं, इन ड्यूटीज को इफेक्चुएट करवाना है, सॉरी, इन ड्यूटीज को रियलाइज करवाना है। एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक ये बात समझें, ये बात रियलाइज करें कि जो उनकी ड्यूटीज हैं वो जरूरी है फंडामेंटल राइट्स के साथ ही। ऐसा नहीं बस राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, मजे ही मजे कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, अकाउंटेबिलिटी आपकी है, देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति, इस धरती माता के प्रति, हर हमारी धरोहर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। अब इफेक्चुएशन ऑफ डीपीएसपीज, और जो प्रियम्बुलर हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो प्रियम्बल में जो हमने अपने सपने जो हमने देख रखे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ क्या, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सारी चीजें, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करवाना और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जो हमारे संविधान में हैं, उनको इफेक्चुएट करवाना, उनको रियलाइज करवाना। कैसे 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 हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को, हम लीगल कंट्रोल हम उनका पकड़ा सकते हैं, किसके हाथ में, देश का बजट, देश का पैसा, देश का जो जनता का जो पैसा है, गाड़ी कमाई का जो हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, उसका कहाँ यूज हो रहा है, कौन यूज कर रहा है, किस पॉलिसी के तहत, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के तहत, वो पैसे का ऑडिट मैकेनिज्म बढ़िया हो, अच्छे से वो पता चले ये पैसा जा कहाँ रहा है, कितना जा रहा है और कितना जाना चाहिए था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ के जो प्रशासनिक हमारा जितना स्ट्रक्चर है, जितना हमारा सिस्टम है, तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम काफी स्ट्रांग हो, प्रशासनिक हमारी गलतियां चूक ना हो, और पब्लिक लाइफ में यानी कि जनहित में हमारे से गलतियां कम हो। ठीक है, समझ में आ गई बात कि इन्हें काफी कुछ, उन्होंने 11 एरिया ढूंढ लिए अपने। अब इनके पास जो एरियाज ऑफ कंसर्न है, एक बार वो देख लेते, काफी सारे कंसर्न है, कम नहीं है, बहुत सारे हैं। नेग्लेक्ट ऑफ पीपल एंड लॉस ऑफ फेथ इन गवर्नेंस, बहुत बड़ा कंसर्न है पिछले 50 दशकों। अब ये याद रखना, यहां से मैं एरियाज ऑफ कंसर्न पढ़ाऊंगा, ये एरियाज ऑफ कंसर्न वो हैं जो कमीशन के सामने थे सन 2000 में, आज से 24-25 साल पहले। अब ये याद रखना कि जो ये एरियाज ऑफ कंसर्न हैं सारे के सारे, ये उस समय के कमीशन के सामने की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स अब आज नहीं है, या इन प्रॉब्लम्स का कोई नया वर्जन आज नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल होगा, पर इस समय ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये पिछले शताब्दी के प्रॉब्लम्स थी, ये जान लेना, ठीक है, पिछले 50 सालों के, इन 25 सालों से पीछे 47 से लेके सन 2000 तक। सो क्या क्या है कि गवर्नमेंट्स फेल टू प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ पीपल, भूल गए, लो कॉलोनियल हैंगओवर में जी रहे हैं सबके सब, कि अरे पहले तो विलायती, पहले अंग्रेज थे, अब अंग्रेज चले गए, पर अब ब्राउन इंडियंस है जो अंग्रेजों की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहां पे हम संविधान के फेथ को, संविधान के भरोसे को अंडरमाइन कर देते थे। कोई किसी को, विधायक को, किसी एमपी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है देश में क्या हो रहा है, ये जा रहा है, वो आ रहा है, कुछ नहीं, वो सब अब लोग अपने एक सत्ता के नशे में हैं। अब पब्लिक सर्वेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी टू सर्व द पीपल, द वेरी पीपल जिनसे उनको पावर मिलती है, जिनसे उनको शक्ति मिलती है, इस सिस्टम को शक्ति मिलती है, इस सिस्टम के पीछे खड़े होने वाले कौन हैं? हम और आप हैं।
हमने अपने आप को गवर्न करवाने के लिए, एडमिनिस्टर करवाने के लिए इनको बिठाया है, और ये समझ रहे हैं खुद को सर्वेंट नहीं रूलर्स। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये हमने एक कसम खाई है, ये बहुत बड़ी चीज है। इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट फॉर द वेरी रीजन दैट ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही और शी। अब ये जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्लेज है हम इसको रिडीम नहीं करा पा रहे हैं। इट रिमेन्स अनफुलफिल्ड, इट रिमेन्स अनरिडेम्प्टेड, इसको हम भरपूर नहीं करा पा रहे हैं। लीडिंग टू व्हाट? लीडिंग टू फेथ इन ये लॉस इन फेथ, लॉस ऑफ फेथ इन गवर्नेंस। अच्छा ठीक है। सिटीजंस दे विटनेस गवर्नमेंट्स ओवरवेल्म्ड बाय अनकंट्रोल्ड एरियाज, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसी लीडरशिप है, कुछ भी समझ नहीं पा रही है। अगर कोई इवेंट हो गया है तो गवर्नमेंट जो है उससे बिल्कुल घिर गई है, एकदम ओवरवेल्म नहीं, इसको और बड़ा वर्ड है इसका, बिसीज हो गई है। बिसीज समझते हो क्या होता है? देखो जब पुराने महलों में जब एक दूसरे के महल के अराउंड कोई सेना आगे कब्जा कर लेती थी तो हम कहते थे सीज हो गया है, सीज हो गया पावर का। मतलब जो किसी महल के अराउंड अगर आप घेराबंदी कर लो तो कहते हैं कि आपने सीज डाल दिया है। आप उस राइवल एनिमी के जो कैपिटल के अराउंड या उस किले के अराउंड आपने घेराबंदी कर दी है और आपने सारा रास्ता रोक दिया है। अब उस किले के अंदर ना कोई राशन पानी जा रहा है, ना वहां से कोई बाहर से, ना कोई अंदर से बाहर आ पा रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि अच्छा कोई सेनाओं ने सीज डाली है। अब इसी का एक और वर्ब फॉर्म में आता है कि गवर्नमेंट जो है दे आर बिसीज्ड बाय दीज अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कहीं कुछ तूफान आ गया, कहीं कुछ आ गया, और जो है कुछ भी संस्थान, कोई एनडीएमए का कोई मतलब नहीं है उस समय क्या हो रहा है, का चक्रवात, तूफान, अर्थक्वेक, सुनामी, सब चीजें होके चली जा रही हैं। लोगों को कुछ फील नहीं हो रहा है कि पता नहीं कैसे लोग हैं ये जो ऊपर बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अब चैलेंजेस इन अडॉप्टिंग टू ग्लोबल चेंजेस, कि हमारा जो संविधान है, क्या जो संविधान के तहत जो हमारा इंडियन स्टेट हमारा इवॉल्व हो रहा है, अपना डेवलप हो रहा है, क्या वो ग्लोबल चेंजेस से परिपक्व है? कैन वी एंटिसिपेट, कैन वी अडॉप्ट टू रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो पूरे ग्लोबल स्केल पे हो रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं? हम उनके पीछे तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली हम बस किताबों में बड़े स्मार्ट है लेकिन आखिरी में कुछ हो नहीं रहा। फिर हमारे फाइनेंशियल कंसर्न्स, हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारी वित्तीय स्थिति है, ये सन 2000 की बात है और 1992 का हमारा प्रॉब्लम जा चुकी, 1991 की एलपीजी प्रॉब्लम्स हम भुगत के आए हैं वहां से। तो हमने देखा कि जितना सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है और हमारे फिस्कल डेफिसिट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, काफी ज्यादा। अपना डेफिसिट माने होता है गैप के कमाई में और खर्चे में। अब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये प्रॉब्लम कर देगी। हम कैसे आगे चलेंगे? हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी बच नहीं पाएगी। हम स्टेबल नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा फिर काम? फिर करप्शन एंड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसको मैं एक वर्ड से और कहता हूं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो है ही है। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये भी तो मत भूलो, उल्टा भी तो सही है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, दोनों चीजें हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में आ गए क्रिमिनल, अच्छा ठीक है, और क्रिमिनल्स में आ गए पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियंस, तो दोनों चीजों से हम जूझ रहे हैं, दोनों चीजों से हम परेशान हैं। ठीक है भैया, पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है एक तरफ, करप्शन तो हमारी ऐसा हमारा दिमाग है हमारे देश में, क्या बताई जाए। एंड जो इंटरट्वाइनिंग ऑफ पॉलिटिशियंस विद द क्रिमिनल एलिमेंट्स, इसको कहते हैं एक नेक्सस, एक कार्टेल, एक आपस में इनका एक कोलूजन, कि दोनों लोग कोलूड कर चुके हैं, क्रिमिनल्स भी और पॉलिटिशियंस भी और पब्लिक सर्वेंट्स भी। अब यहां पे ब्यूरोक्रेसी हैव रीच्ड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स, चाहे सॉरी, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हो, चाहे हमारे एमपीज, एमएलए, हमारे सारे जितने नेता लोग, सबके सब जो क्रिमिनल्स के साथ, जो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं समाज के, उनके साथ इतने ज्यादा नेक्सस में आ चुके हैं, इतने ज्यादा एक कबाल में आ चुके हैं। ये सारे वर्ड्स हैं, लिख लेना, अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये। कबाल, कार्टेल, ये अब आपने काफी सारे वर्ड तो कार्टेल सुना ही होगा आपने, क्योंकि आप नार्कोस देखते हो। खैर ठीक है, तो कार्टेल हो गया, कबाल हो गया, कोलूजन हो गया। तो ऐसे हमें चाहिए अब स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक चेंजेस जो नेसेसरी हैं टू कॉम्बैट दिस परवेसिव इंप्योरिटी इन द पॉलिटिकल, जो हमारा देश का स्फीयर है, कि हमारे देश में जितना ज्यादा जो हमारे पॉलिटिकल, जो हमारा इतना पूरा दायरा फैला हुआ है, अपना सब कुछ विराट है, इसमें क्रिमिनल्स कहाँ से घुस के आ रहे हैं। हमें इसको सिस्टमेटिकली ऐसे स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेके आने हैं जिनसे ये रुक पाए, जिनसे ये ना हो पाए, आगे ना बढ़ पाए। ठीक है भैया। फिर इश्यूज ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी, बड़ी बात है। अभी तक सन 2000 तक हमने 4 जंगें लड़ ली,
तो अब हमें याद करनी है ये बात कि हमारे देश की नेशनल जो हमारी इंटेग्रिटी है, देश की सिक्योरिटी है, देश की हमारी सॉवरेंटी है, इसके ऊपर हमें जो हमारा ध्यान है वो इनएडिक्वेट तो नहीं है कहीं से। किसी भी तरह हमारा जो मैकेनिज्म है फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो हमारे देश में कुछ भी होता है, सोशल अनरेस्ट हो गया, कोई एकदम डिजास्टर हो गया, और कोई मैन मेड हो, चाहे अपना आर्टिफिशियल हो, चाहे चाहे अब नेचुरल हो, कुछ भी हो, तो उसकी वजह से जो सिचुएशन एक्सरबेट हो जाती है, हमारा उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या है, हमारे उसका प्रति हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा रिस्पॉन्स है कितना कमजोर है, कितना स्थायी है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है, सारी बातें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स इन द एंटिसिपेटिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, किस चीज में, टू एमरजेंट इवेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी। चलो, हमारा प्रशासन कितना पीछे है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा लैगिंग है, लैकिंग है, या हमारा कितना ज्यादा, या हमारे सिस्टम में कितने ज्यादा लकूने हैं। अच्छा ओके, लकूने समझते हो ना, लकूने वर्ड भी पढ़ा चुका हूं मैं, ये सारे वर्ड अच्छे अच्छे वर्ड है, मजा आता है इनको बोलने में। चलो, एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ फॉर व्हाट, ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर जगह जो है ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, एक जगह पे फायर डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एक जगह पे एक्साइज डिपार्टमेंट कुछ कहता है, एक जगह पे पीडब्ल्यूडी कुछ कहती है, एक जगह पे कोई ना कुछ, तो इनका ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन है, कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स है, जितने सारे डिपार्टमेंट्स आपस में उलझे रहते हैं ऊपर नीचे कुछ ना कुछ। तो हमें भाई हमें सुलझ चाहिए, हमें चाहिए कि सब चीजें सुलझे आराम से, सारी ये गुत्थी हो रखी है, ये सारे धागे एक तरीके से सीधे निकले अपने आप से, जो ये जो एक जो वूल बन गया है आपस में, जो बॉल बन गई है, इसमें हम चाहते हैं कि इसको ऐसे 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 होने लग जाए। ये तो चाहिए हमें आखिरी में। कुल मिला के हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे क्या क्या भले ही आपने खूब इलेक्शन करवा लिए, खूब ज्यादा चुनाव होते हैं, पर क्या हमारी डेमोक्रेसी जो है, क्या हमारी डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा अभी भी बिना चैलेंजेस के है, बिना किसी प्रॉब्लम के है? ओके यस, पढ़ लेते हैं इसको। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिबेट्स हों और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो 73 74 सीए जो भी हुए, हम इसमें कई सारे ऐसे फ्लॉज हैं, हम किसी तरह उनको सॉल्व कराएं। हम पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस को जो चीज़ें परेशान करती हैं, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दरकिनार करती है या कम करती है, हम उन एलिमेंट्स को, उन फ्लॉज को कम करें किसी तरह। अच्छा भैया, इलेक्टोरल प्रोसेस का मिसयूज करना, जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम कई ज़्यादा मिसयूज से परेशान है। ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, क्रिमिनल पास्ट होता है, और ये लेजिस्लेटिव बॉडीज में घुस जाते हैं। जब अपराधी ही कानून बनाएगा तो क्या कानून बनेगा वो? ठीक है। फिर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लैक एडिक्वेट रिस्पॉन्सेज, किस चीज में? ड्यू टू इनहेरेंट वीकनेस इन द इलेक्टोरल सिस्टम। हमारा कैसा इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर रहा हूं सर मैं बात कर रहा हूं एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट। ये जो सिस्टम है, ठीक है, चलो इसमें जनता की मैंडेट सुन ली जाती, समझ में आ जाता है, पर आप ऐसे सोचो, अगर एक एरिया में 10 लाख लोग रहते हैं, और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया इसका, अगर 10 लाख लोग रहते हैं, उसमें से 6 लाख लोगों ने नोटा बटन दबाया, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं पसंद आ रहा, हमें नहीं चाहिए हमें कोई। अब ऐसे में एक व्यक्ति को मिले उसमें 2 लाख वोट, एक को मिले 1 लाख वोट, तो 6 2 8 1 9, और दो को मिले 50-50 हजार। ठीक है, तो क्या 6 लाख वोट वाला नोटा का कोई वैल्यू है? एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं है। जिसको मिले हैं 3 लाख वोट, 2 लाख वोट, जो भी जिसको सबसे ज्यादा मिले वो जीत गया, बस। तो ये एफपीटीपी का क्या मतलब है? 10 लाख में से कुल 2 लाख लोगों ने एक व्यक्ति को चुना था, बाकियों ने 50,000 ने एक को चुना, बाकियों ने 1 लाख ने एक को चुना, तो हमने देखा कि फायदा ही कुछ नहीं हुआ। तो अब 6 लाख लोगों ने जिन्होंने मना किया था कि हमें इनमें से कोई नहीं पसंद आ रहा है, उनकी बात ही नहीं सुनी गई। जिसने बेचारे ने 2 लाख वोट जीते वो जीत गया, वो आगे बढ़ गया, वो बन गया, ऊपर जाके अपना एमपी एमएलए बन गया। ठीक है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी प्रॉब्लम आ रही है एक। हमने देखा कांग्रेस के शासन के बाद कितने ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, गठबंधन हुए, आए राम गए राम खूब हुए, हमारी अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। नेताओं ने सोचा कि अब तो हम ही हैं, अब कौन कोई आने वाला है, तो अब अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स का समय आ गया है, और डिफेक्शंस होंगे, चाहे एथिकल चाहे अनएथिकल, हमें नहीं फर्क पड़ता, बस सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, जो देश की इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है बिकॉज ऑफ दीज इनस्टेबिलिटी, उससे आप उसका इंपैक्ट सोचो। इतने ज्यादा डिफेक्शन हो जाता है, इतने ज्यादा एमपी नेताओं को, एमएलए को कभी कभी उठा के होटलों में लेके जाना पड़ता है, कभी कहीं लेके जाना पड़ता है, दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, फ्लोर टेस्ट होता है, इन्हीं में ही हमारा पैसा लगा रहता है, इन्हीं में हमारा जो इकोनॉमिक बर्डन है, वो इकोनॉमिक बर्डन का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। वो अभी तक हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका फुल इंपैक्ट कितना है। क्या मतलब है? हमने पीछे देखा कि पिछले 40 सालों में, सन 47 से लेकर सन 87 तक, 1987 तक, 89 के इलेक्शन से पहले तक, कुल 4 पीएम रहे थे।
स्ट्रॉन्ग कांग्रेस रही थी, सब कुछ रहा। 1989 के बाद से आप देखो 5 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद धड़ाधड़ 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 खूब इलेक्शन हुए उसके बाद। चलो भैया ठीक है, ये आप देखो। अब इलेक्शन की कॉस्ट आप समझो, जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ है, पहले पॉलिटिकल टर्बुलेंस यहां तक 1984-85 की ये रहा इलेक्शन, फिर 89 का इलेक्शन ये रहा। अब यहां तक आप देखो इलेक्शन की कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, चवन्नी अठन्नी है इसके सामने, इनके सामने। तो ये बड़ी बात है ना। अब यहां पे आप देखो टोटल टर्नआउट देखो, 44% पहले या अपने सबसे पहले इलेक्शन में। फिर जब इमरजेंसी खत्म हुई थी 77, हाँ 60% वोटर टर्नआउट आया था। जब इमरजेंसी खत्म हुई उसके बाद इलेक्शन हुए, फिर एकदम से वोटर शूट अप हो गए। अब तो उन्होंने कहा अब तो हम बताएंगे, इस कांग्रेस को दोबारा नहीं आने देंगे, ठीक है। फिर जनता पार्टी आई, फिर जनता पार्टी के जस्ट बाद जो इलेक्शन हुए हैं 1980 में, उसमें फिर दोबारा कांग्रेस आती है और 56% उसमें लोग फिर बाहर आ जाते हैं सामने। ये कितनी बड़ी बात है कि लोगों ने कहा कि, और उस समय फिर जो कांग्रेस जब दोबारा आई थी, इंदिरा गांधी जी जब दोबारा आई, शी केम विद अ वेंजेंस। फिर तो और ज्यादा उन्होंने कहा कि ले अब तो और पहले से भी ज्यादा सीटें आ गई, आई एम बेटर देन प्री इमरजेंसी। लो अब बताओ। तो ठीक है, ये एक डेटा है जो बता रहा है कि हमारे देश में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है उसकी वजह से जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्टोरेट हमारा देखो कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 17 करोड़ से 19 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़ से लेके 83 करोड़ तक बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब चलो ये तो बड़ी बात है, चलो पॉपुलेशन है जो भी है। अब लेकिन यहाँ की कॉस्ट भी तो सोचो, कैसे शूट अप हुई है, कैसे राइज अप हुई है। ये इस कॉस्ट की भी तो कोई कॉस्ट है, उसकी भरपाई कौन कर रहा है, उसकी कौन बात कर रहा है? इकोनॉमिक कंसर्न। जो उस समय इंडिया की इकोनॉमी थी, इट वॉज इन अ वरीइंग स्टेट, सिंकिंग इन अ डेट ट्रैप। मतलब डेट ट्रैप समझते हो ना क्या होता है? कि मैंने लिए एक व्यक्ति से 100 रुपए और मैं नहीं कमा पा रहा, फिर मैंने उसके 100 रुपए कमाने के लिए, उसके 100 रुपए लौटाने के लिए मैंने किसी तीसरे से ले लिए 105 रुपए। अब 105 में से मैंने उसको 100 रुपए दे दिए, अब उसको मैं 105 रुपए लौटाने हैं, मेरे पास हाथ में खाली 5 रुपए। फिर मैं गया कहीं पीछे किसी से, मैंने कहा तुम मुझे 110 रुपए दे दो, तो वो 110 रुपए दे दिए, मैंने उसको दे दिए 105 रुपए, मेरे पास फिर 5 रुपए बचे हैं। मैं नहीं ग्रो कर पा रहा हूं, लेकिन सब अपने अपने ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है डेट ट्रैप की। अब इकोनॉमिक, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी सबकी सब, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो इनएफिशिएंसी हो रखी है करप्शन के साथ, ये सब कुछ सोसाइटी को ड्राइव कर रही है टुवर्ड्स इलिसिट एक्टिविटीज। ये क्या होती है इलिसिट एक्टिविटी सर? इलिसिट एक्टिविटी होती है ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल गवर्नमेंट्स आर परवेसिव रियलिटीज। चलो यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट तो नहीं होती है, बट लेकिन ब्लैक मनी की प्रॉब्लम तो है ही ना, ब्लैक मनी है। इसके अलावा जो लेजिट गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू कन्फ्रंट दीज चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए वी नीड कॉम्पिटेंट पीपल। कॉम्पिटेंट पीपल वर लिविंग द कंट्री। अब भाई दे वर लिविंग द कंट्री, व्हाई दे वर लिविंग? बिकॉज उन्हें दिख रहा था कि देश में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या चल रही है कि इतना सब कुछ भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं हमें, लेकिन अच्छा जीवन यापन नहीं मिल रहा है। जा रहे हैं यूएस, जा रहे हैं कनाडा, जा रहे हैं यूरोप, कहीं भी चले गए, नहीं आ रहे इंडिया वापस। डॉक्टर त्रिहान को जब राजीव गांधी जी लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि आपके टैक्स बहुत ज्यादा, मैं नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं होगा यार, आप आ जाओ, बस पहले आ तो जाओ, देख लेंगे बाद में, फिर वेदांता सब बनता है उसके बाद। तो ठीक है, अब एक विकसित देश कैसा होता है? विकसित देश में डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है। विकसित देश, डेवलप्ड इकोनॉमी, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि जो सब्सिडी के जो हमारी सारी कमोडिटी होती हैं, इतनी सारे गुड सर्विस होती है, उस पर टैक्स कम हो और लोगों की इनकम पे टैक्स ज्यादा हो। ऐसे ही होती है विकसित इकोनॉमी। चलो ठीक है, अब हमने कई सारी एंटिटीज को देखा है इस समय पे, ऐसी इलीगल एंटिटीज जो उभर के सामने आई, क्योंकि जो लेजिट सरकारें हैं वो तो अपने चैलेंज फेस नहीं कर पा रही। अब इलीगल एंटिटीज सामने आ जाती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, और सरकारों को ओवर टाइम दे डिक्टेट, दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स टू टेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ। लॉबिंग होने लगती है। लॉबिंग वर्ड बहुत बुरा है। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये सारे कंसर्न्स थे जो कमीशन के सामने थे कि अब समझो भैया, हमने तो ऐसा जी लिया, 50 साल ऐसे निकल गए, अब आप समझो क्या करना है। अब रूरल डिपॉपुलेशन, लोग अपनी किसानी छोड़ रहे हैं, क्या करें, ना दाना ना पानी, क्या करें किसानी। तो अब हमें जाना है अर्बनाइज सेंटरों में, जो हमारे शहरी हमारे निकाय हैं, वहां पे जाके कुछ काम धंधा ढूंढेंगे, मजदूरी करेंगे, लेबर, या भाई अपना लेबर बन जाएंगे, क्या करेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी। कंजेशन, सिटीज चोक हो रहे थे, सिटीज में सड़कें नहीं है लेकिन लोग ज्यादा हैं। अब कई ज्यादा सोशल अनरेस्ट हो रखा है, कई सारे ऐसे अर्जेंट अटेंशन है, उनको कौन ढूंढ रहा, कौन पता कर रहा है उनकी बातें? कोई। जितना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस थ्रेट। ये चाहे तब हो चाहे अब हो, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि एक एम्प्टी माइंड, अ खाली माइंड इज अ डेविल्स वर्क प्लेस। अब आपके पास अगर काम नहीं है, पर्पस नहीं है, तो फिर तो आप बस कुछ भी करोगे, वो काम करोगे जो जरूरी नहीं है।
आपके पास अगर कुछ पर्पस नहीं है जीवन में, सुबह उठ के कहीं जाने के लिए, काम करने के लिए कोई ऑफिस नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, देन क्या होगा कि आप बस फंसे रहोगे इधर उधर उलझनों में, इधर उधर कभी जाके वहां कुछ बोलोगे, कभी जाके वहां कुछ करोगे, कुछ तोड़फोड़ कर दोगे। तो एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, यही होगा। अब ये चीज को रोकने के लिए हमें चाहिए एक स्टेबल सरकार। और स्टेबल सरकार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या करें? एक साइक्लिक लूप है ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि पहले अंडा आया है मुर्गी, तो अब क्या करें उसका सोल्यूशन? शिफ्ट टुवर्ड्स नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। 50 सालों में सोसाइटी तो विकसित हो रही है, सोसाइटी का एक अंग तो विकसित हो ही रहा है। सोसाइटी का जो फ्यूचर है इट इज इंक्रीजिंगली रिलायंट ऑन नॉलेज एंड इनोवेशन। देश में IITs है, IIM है, हैवी इंडस्ट्रीज है, कोल इंडिया लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी है, देश में बड़े बड़े संस्थान है, एम्स है, सब कुछ है। तो अब लोग तो पढ़ तो रहे हैं, कितने परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट सक्सेस पा रहे हैं वो अलग बात है, पर लोगों का विकास रुक नहीं रहा है। किसी अपने अपने लेवल पे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप से पास हो रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करके, कुछ जॉब करके, कुछ करके लोग अपना योगदान दे रहे हैं। अब हमें चाहिए अर्जेंट रिपेयर और अर्जेंट रिफॉर्म्स इन एजुकेशन क्वालिटी। देश में जो हायर एजुकेशन है उसमें रिसर्च चाहिए, अच्छी चाहिए। हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम है इट लैक्स फोरसाइट उस समय के हिसाब से। तो अब उस समय एजुकेशन सिस्टम क्या था? अरे IIT JEE दे लो, IIT JEE का उस समय स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, फिर उसके बाद IIT JEE का अपना टेस्ट होता था, फिर AIEEE आने लग गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि CPMT अलग होता है, AIPMT अलग होता था, मेडिकल का एग्जाम, कोई और अपने स्टेटों का अपना अपना एग्जाम होता था, लोग भरने जाते थे एग्जाम के फॉर्म सारे के सारे। फिर उसके अलावा ये सब होने के बाद भी फिर बच्चों को चाहिए नौकरियां, और सरकारी नौकरी करने के लिए क्या देना पड़ेगा भैया? UPSC देना पड़ेगा, SSC देना पड़ेगा, कोई रेलवे, बैंकिंग, कुछ ना कुछ। तो अब हमारे जो एग्जाम उस समय एजुकेशन सिस्टम था इट वॉज हैविली लैकिंग फोरसाइट, इट वॉज हैविली लैकिंग दूरगामी, अपनी एक दूर वाली नजर वो नहीं थी हमारे पास। अब जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, एक नया टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय देने का प्रक्रिया, न्याय देने की का तरीका, इट रेजेस सिग्निफिकेंट कंसर्न्स इन द कंट्री। काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो सॉरी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस, जहां से हम फौजदारी का ये कानून जो होता है, यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था इट वाज एट द रिस्क ऑफ कोलैप्स ड्यू टू वेरियस इश्यूज। बहुत बड़ा वर्ड है ये कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा टूट रहा था, बिखर रहा था। और एक तरफ हम देख रहे थे कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो उस समय डेमोक्रेसी बचा ली, पार्लियामेंट सारा बचा लिया, उन्होंने हेबेस कॉर्पस केस संभाल लिया, ADM जबलपुर केस संभाल लिया, केशवानंद भारती संभाला। लेकिन क्या हो रहा था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ग्राउंड पे इंप्रूवमेंट नहीं देख पा रहा था। ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स, भरे पड़े हैं। अब जेल्स की प्रॉब्लम आप देखो, सिचुएशन कितनी बड़ी है। हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारे अरे यार, हाँ, कि हम कभी नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ जो जेल सिस्टम है वो एडिक्वेट है, ऑप्टिमम है, नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा ऐसे जेल में लोग भरे हुए हैं जो अंडर ट्रायल है। ऐसा नहीं सजा याफ्ता कि सजा काट रहे अपनी, नहीं, ऐसे लोग हैं जो कस्टडी में हैं, जो जुडिशियल कस्टडी है, पुलिस कस्टडी है, किसी वजह से ट्राई अपना उनका केस चल रहा है, तो उन्हें वो बाहर छोड़ नहीं जा सकते। तो हमारी जेलों में, बैरकों में, जहाँ पे एक बैरक में अगर 3 लोग होने चाहिए, वहां पे भरे हुए हैं हमारे 15 लोग। ऐसा है हमारा सिस्टम। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना हमारा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारा प्रोसिक्यूशन, जो हमारा स्टेट का प्रोसिक्यूशन जो होता है, जो जब हम अभियोजन चलाते हैं, वो प्रोसिक्यूशन बहुत ही ढीला है, सुस्त है, समय ले रहे हैं, हियरिंग टाइम आ रहा है, तारीख बाद में मिलेगी, कई सारे ऐसे डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉस्ट है बढ़ती जा रही है। पहली बात तो सोर्सेस की कमी होती जा रही है। अब जेल में आपको कोई फ्री में रोटी देता है क्या? नहीं। जेल में आपसे काम करवाते हैं, जेल में आपसे कुर्सियां बनवाते हैं, घासें कटवाते हैं। अब जाके शुरू हुआ है हमारे नई भारतीय न्याय संहिता में कि अब से प्रावधान है सजा का कम्युनिटी सर्विस, कि इन सबको कैदियों को ले जाएंगे बाहर, इनसे पार्क वार्क साफ करवाएंगे, इनसे कोई और काम करवाएंगे, नाले वाले भी साफ करवा लेंगे, चलो कुछ ना कुछ करा लेंगे, जो भी होगा। हम अब जाके सोचना शुरू कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस की बात। कम्युनिटी सर्विस ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। अभी तक हम करवाते नहीं है ये, बहुत रेयरली हम, अगर जज फैसला दे दे तो ठीक है, वरना नहीं हो पाता ये। अब विक्टिमोलॉजी हो रही है हमारे यहाँ, विक्टिम का प्रोटेक्शन हमारा डिफरेंट है, हमारे यहाँ विटनेस प्रोटेक्शन हमारा अलग है। इन सेंसिटिव ट्रायल्स इट रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स। हमारे यहाँ बहुत रेयर है भैया, किसी को विटनेस को अगर बचाना है, कोई बहुत बड़ा अगर उसके ऊपर जान का खतरा है तो सोचा गया, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो हमें तो इसके सामने, तो इस कमीशन के सामने ये भी था प्रॉब्लम, कि समझो भैया इसको भी। अब इमीडिएट अटेंशन इज नीडेड फॉर द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग
ये जो हमारी एजुकेशन ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो रहे हैं? यहाँ पे लीगल प्रोफेशनल्स का मतलब है यहाँ पे लॉयर्स, अच्छा ठीक है, लॉयर्स, जजेस, सबके सबको हम ऐसे नापेंगे, ऐसे भर्ती करेंगे, ऐसे इनका रिक्रूटमेंट करेंगे और इनकी कंटिन्यूअस एजुकेशन भी हम देते रहेंगे, ताकि हमारा जो हमारा सीजीआई सिस्टम है, हमारा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो स्ट्रांग रहे। ओके, वेरी गुड। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, एडीआरस, जो हमारे एडीआर होते हैं, जैसे क्या क्या, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, और एक और होता है कॉन्सिलिएशन, कि एक जगह पे दोनों पार्टी आ गई हैं और दोनों पार्टी एग्री कर गई हैं कि अब चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, क्या करें और बेहतर, तो कॉन्सिलिएशन कर लेते हैं, आपस में बैठ के अपना हाथ मिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सोशल अनरेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सोशल अनरेस्ट क्या होता है सर? जब समाज के लोग ही एकदम नाखुश हों, एकदम ऐसे बैठे हों, भरे बैठे हों, एकदम बस मौका मिल जाए और सीधे सरकार पे धावा बोल दें, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे चाहे कम्युनल हो जाए, चाहे इंटरग्रुप राइट्स हो जाए, कुछ भी तरह की राइट्स, और इंडिया ऑफ कोर्स अ डाइवर्स नेशन, यहाँ तो रिलीजन, कास्ट, ये रीजन, सब चीज़ों में यहाँ तो हमारे बहुत ही ज़्यादा डीपर सोसाइटल इश्यूज हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हम नहीं कह सकते कि ये खाली लॉ एनफोर्समेंट, खाली ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। नो, इट्स नॉट। इट्स अ वेरी वेरी डीपर मैकेनिज्म, इट्स अ वेरी वेरी डीपर ऑर्गेनिज्म इन आवर ब्रेन, कि हमारा डीपली जो हमारी एनकोडिंग हो रखी है कि हम तो भैया कम्युनल लाइंस में बट गए हैं, हम तो जो है इंटर ग्रुप्स के हिसाब से बट गए हैं। इंटर ग्रुप माने क्या होता है? इंटर ग्रुप माने कोई ऐसा नहीं होता इंटर का ग्रुप, नहीं। इंटर ग्रुप मतलब होता है कि नॉर्थ साउथ या या मराठी कन्नड़, तो अब ऐसे ग्रुप्स ये क्या हैं? ये इंटर ग्रुप्स हैं, लड़ रहे हैं आपस में, हमारी भाषा अच्छी है, तुम्हारी भाषा बेकार है, तो दोनों के दोनों आपस में ऊपर से ये कह रहे हैं कि बेलगांव हमारा, बेलगावी तुम्हारा, ये हमारा, वो ले जाओ, वो दे दो हमें, यहाँ सारे साइन बोर्ड जो है इंग्लिश में होंगे, नहीं होंगे, या यहाँ पूरे ऐसे इस लैंग्वेज में होंगे, लोकल लैंग्वेज में, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डीपली सेट इन हो चुकी है। अब लड़े हैं उसमें, लोग परेशान हो रहे हैं। इट इज़ अ कलेक्टिव बिहेवियर, ये किसी एक का इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं है, ये एक ग्रुप मेंटालिटी है, एंड ये डिसऑर्डर्स अंडरलाइन द नीड फॉर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। आप बोल दो खाली, अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, पुलिस की प्रॉब्लम, पुलिस जाने संभाले इसको, नहीं, इट गोज बियॉन्ड दैट। अब यहाँ पे माइनॉरिटी इनसिक्योरिटीज को हमें संभाल के रखना है, ताकि हमारे देश की नेशनल यूनिटी को में हम इंटीग्रेट करा पाए इन सारे लोगों को, इन सारे ग्रुप्स को, जिनमें कि ऐसा बिहेवियरल डिसऑर्डर आ चुका है। कौन सा बिहेवियर डिसऑर्डर? ये वाला, कम्युनल वाला और इंटर ग्रुप वाला। तो ये भी एक प्रॉब्लम भैया, एरिया ऑफ कंसर्न है। ऐसा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतना मजबूत, टिकाऊ नहीं है, ऐसी चीज हमें नहीं मिल रही है। जो सोशल वही जो हमारा सारे ये ऑफिस, दफ्तर, हॉस्टल, सारे जो रिहैब सेंटर जो भी हैं, स्पेशली कंसर्निंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, उनके लिए कुछ है ही नहीं, कोई भी कुछ मतलब नहीं है को। अब ठीक है, होगा जुवेनाइल, होगा बच्चा, होगा, हाँ होगा, कहाँ रखेंगे पता नहीं कहाँ रखेंगे। तो ऐसी वाली बात है, हमें चाहिए एक एडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीपल, स्पेशली द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। कहाँ लेके जाए उन्हें, कहाँ करें उनका, क्या करें उनका? अब उनकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ओवरऑल वेलबींग, हमारी प्रोविजन, ये सब कुछ हमारी लैक कर रही है। कैसे कैसे? क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। ना तो जो है वो अच्छे हैं, और जो हैं बहुत कम है, दोनों चीजें हमारे पास। विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारा कहाँ जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे इज एलोकेटेड टू सैलरीज। इतनी ज्यादा हमने स्कूल सब बना दिए, चलो मान के चल रहे बना दिए थे उस समय, उसमें से 96%, मतलब ये आपको स्टेट बता रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में ये नंबर है कि हमारे देश में उस समय तक जो सरकारी स्कूलों का, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जो इनका जो स्ट्रक्चर था, उसमें जो बजट होता था, उसमें से 96%, 96% खाली सैलरियों में चले जाता था। प्रिंसिपल की सैलरी, टीचर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, इसकी सैलरी, उसका किराया, उसका भार, ये वो। तो बच्चों के जो स्कूल है एक्चुअली, उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो? कहाँ से आएंगे जो अपने क्रिकेट के बल्ले, कहाँ से आएंगी किताबें, कहाँ से आएंगे यूनिफॉर्म, कहाँ से आएंगी चीजें? वो सब है, वो उसके लिए बचा 4% है, उसमें कर लेंगे, उसमें क्या 4% में क्या ही हो जाएगा? तो ये इशू आएगा ही आएगा। ओके फाइन। परसिस्टेंट हेल्थ चैलेंजेस, हमारे देश में काफी ज्यादा, कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने कोई छोड़ी हो, नहीं। इन्होंने इस कमीशन ने हर एंगल के, समाज के हर एंगल को पढ़ा समझा। अब भले ही प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, पर तब भी प्रॉब्लम क्या क्या हमें देखने को मिल रही है? छोटे छोटे बच्चों, नवजात बच्चों की डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ब्लाइंडनेस, मैटरनल मोर्टेलिटी, एक बड़ी प्रॉब्लम कि देश में उस समय तक हमारा जो महिलाओं के प्रति जो हमारा रवैया था, इट वाज ओनली ओरिएंटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड सोशल हेल्थ वेलफेयर।
अब वहां पे भी हमेशा बात हो रही है मदर की, नियोनेटल जो केयर के लिए, तब भी हमारे देश में महिलाएं ऐसी हो रही थी जो बच्चा जनने के बाद चली जाती थी। एनीमिया, बच्चों में प्रॉब्लम, बड़ों में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, इम्यूनाइजेशन गैप्स, कई सारे प्रॉब्लम थी। पोलियो की खुराक पहुंची ही नहीं, कहाँ गई? हाँ, जिले के जो मेन सेंटर पे रखी रह गई, गांव तक नहीं पहुंच पाई। ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी हेल्थ चैलेंजेस हमारे देश में, दे रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट्स टू इंप्रूव आउटकम्स एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज। क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे पता है एक हेल्थ वाली प्रॉब्लम से क्या दिखता है, मैं बता रहा हूं आपको। ये बहुत एक डीपर प्रॉब्लम है। आप ऐसे मान के चलो कि आपने देखा कि लोग यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। अब उनमें से एक वर्ग है लोगों का अपने सोसाइटी में जो कि कमजोर सा दिख रहा है, फिजिकली उनको लग रहा है कि वो वीक हैं, फिजिकली आपको दिख रहा है कि इनके कोई फादर मदर नहीं रहे होंगे। ऐसे लोग अलग से झलक जाते थे, चेहरे पे गरीबी झलकती थी, वो प्रॉब्लम आ रही थी। लोग कुपोषित थे, लोग एनीमिक थे, उन खून की कमी है अंदर, उनके अंदर उनको पोलियो खुराक नहीं मिली, कभी उनको कोई एचपीवी वैक्सीन या कोई और वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं मिली। पता नहीं कैसे बच गए, बस बच गए किसी तरह। और जहां मिल रही है वहां भी देख रहे थे कि हम कैसे कैसे, पता नहीं नकली दवाइयां मिल गई, नकली वैक्सीन चली गई, कुछ तो और प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या हो रहा था कि समाज का एक वर्ग अलग से चिन्हित किया जा रहा था कि ये देखो, इनकी शक्ल पे लिखा है कि इन्हें नहीं मिला है, इन्हें इन्हें जो है, इन्हें खाना पानी अच्छा नहीं मिल रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और सोसाइटी में फिर लोगों में दिमाग में क्या आ जाएगा कि अरे ये इनसे बात नहीं करनी। ये वाले बच्चे ऐसे ऐसे बड़े होने लग गए थे कि उन बच्चों से बात नहीं करेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, हम उस पार्क में नहीं जाएंगे, हम इस पार्क में उनकी एंट्री नहीं होगी। तो ये सारे इश्यूज आने लग गए थे। ये हमारे सोसाइटी में एक डिस्पैरिटी आने लग गई थी। हमारी सोसाइटी वॉज नॉट एट पार, डिस्पेयर हो गई थी कि अरे ये अलग है, ये ऊपर है, ये नीचे। ये हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, ये बहुत डीपर प्रॉब्लम है ये, आप समझो इस बात को। अब नेग्लेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। कैसी पब्लिक हेल्थ, कैसी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं पब्लिक हेल्थ और हाइजीन प्रॉब्लम, जिसमें क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं? हम इंक्लूड करते हैं इनसफिशिएंट अटेंशन, जिससे की वजह से ये क्या क्या हो जाता है, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एचआईवी। लो, क्योंकि हमारी हेल्थ, हमारी हाइजीन, हमारी सैनिटेशन हमारी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ सैनिटेशन प्रॉब्लम है। हमारे मोदी जी ने इतना ज्यादा ट्राई किया कि हमें चाहिए स्वच्छ भारत अभियान, हमें चाहिए देश में ओपन डेफिकेशन फ्री। इतना ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, वाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन कि दीज प्रॉब्लम शुड नॉट कम अप। ये प्रॉब्लम नहीं आए सामने, ये जरूरी। अब ये प्रॉब्लम अगर जब तक परसिस्टेंट रहेंगी, ये प्रॉब्लम जब तक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज रहेगी, देश का एक सेक्शन जो है वो हमेशा जूझता रहेगा बुनियादी चीजों से। अब यहीं पे चाहिए हमें अर्जेंट मेजर्स दैट आर नेसेसरी फॉर द एड्रेसिंग ऑफ दीज हेल्थ इश्यूज, दीज हेल्थ थ्रेट्स। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये सही हो जाए, देन इट विल इंप्रूव द ओवरऑल पब्लिक हेल्थ, ओवरऑल पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। फिर हमारा एक इक्वल, हमारे सब लोग एक पायदान पे तो आ पाएंगे। फिर जाके हम बोलेंगे अच्छा अब चलो compete करो। अभी तक तो तुम बुनियादी चीजों से परेशान हो, हाइजीन से परेशान हो कि आपके घर के बाहर नाली है, अब नाली चौक हुई पड़ी है, कोई साफ करने नहीं आ रहा है। लो, नाली में से पानी ओवरफ्लो होता है रोज, उसमें से वो सीवेज का पानी है, अब वो सड़क पे आ रहा है, वहां से मक्खियां आएंगी, वहां से प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें आती हैं। ठीक है चलो, अब कमीशन ने कहा ठीक है भैया, प्रॉब्लम बहुत आ गई मेरे सामने, करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो वेंकट चलिया जी ने बोला ठीक है 2 साल दो। 2 साल लिए इन्होंने, ऑलमोस्ट 250 249 इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। लो, अब इनमें से 58 रिकमेंडेशन जो थी, दे रिक्वायर्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सीए, ठीक है। अब इनमें से 86 थी, इट रिक्वायर्ड कि पार्लियामेंट खुद अपने से कानून बना दे, एक्ट बना दे, लेजिस्लेटिव मेजर बना दे। बाकी जो हैं दे कैन बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। तीनों चीजों से, तीनों चीजों क्या क्या मैं बोल रहा हूं, सीएएज है ना, संविधान संशोधन अधिनियम्स, इसके बाद मैं बात करूंगा एक्ट्स, अधिनियम्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा ऐसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, गाइडलाइंस, कुछ भी कह लो आप इसको। तो अब इन तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं हम मनवा सकते थे। क्या, चलो शुरू करते हैं कैसे कैसे। फंडामेंटल राइट्स पे इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है, चलो बात करते हैं। तो इन्होंने कहा आर्टिकल 15-16 याद करो। अच्छा ठीक है, अब 15-16 में आप इंक्लूड करो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन विच इज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, सोशल ओरिजिन, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन और बर्थ। चलो ठीक है भैया, गुड। और जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 को आप एक्सप्लिसिटली कवर करो कि ये इंक्लूड करे फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये क्या हुआ सर, मैं बता रहा हूं क्या हुआ कि डिसेमिनेशन को आराम से एक्सप्लेन करते हैं, खोलते हैं इसको, कि मैं इंफॉर्मेशन अगर चाहता हूं, इफ आई एम सीकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है,
सीकिंग, और कोई मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज सेंडिंग, ठीक है, और मैं उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहा हूं, रिसीविंग। तीनों चीजें, सी के बाद ई आता है, अरे हाँ, CEIVING, तीनों तरीके से मैं इंफॉर्मेशन चाहता हूं, यस ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, ओके, और मैंने इंफॉर्मेशन को पढ़ा, अपना समझा, जो भी किया। तो अब ऐसे इसका मतलब है कि मीडिया का रोल इसमें आ रहा है, तो हम प्रेस की, मीडिया की आजादी को हम आर्टिकल 19 में ही इंक्लूड करें अलग से। वाह, ये बढ़िया चीज है। अगर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का जो प्रोसेस है, हमने इसको इम्यून कर दिया, हमने इसको इंसुलेट कर दिया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इस समय तक प्रेस की आजादी को हम कैसे रेगुलेट करते हैं? कोई एक्ट है क्या उसके लिए? आंसर नाउ, ऐसे नए नए आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आप नए नए जोड़ो। क्या क्या? राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जो टॉर्चर होता है पुलिस कस्टडी में, 3rd डिग्री 4th डिग्री, लो ये सब। फिर राइट टू कॉम्पनसेशन फॉर अनलॉफुल डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी, अगर किसी को जबरदस्ती प्रिवेंटिव डिटेंशन में, किसी को फॉल्स केस में अगर अंदर कर दिया आपने, तो आपने क्या किया कि अनलॉफुली, विधिगत तरीके से नहीं, आपने अनलॉफुली उसको अंदर रखा है 6 महीने, 7 महीने, 8 साल, 10 साल। ऐसे कई लोग हैं हमारे पास, ऐसे कई केस हैं हमारे पास कि उन लोगों ने अपने अपने 10 साल 15 साल दे दिए जेल में अपनी गलती के बिना, तो उनको ऐसा अधिकार मिले कि राइट टू कॉम्पनसेशन इसके खिलाफ। अच्छा ठीक है, राइट टू लीव एंड रिटर्न टू इंडिया, ये भी अधिकार होना चाहिए। मेरा हक है मुझे इंडिया से बाहर जाना, बस मेरा हक है मुझे इंडिया में आना है, कौन रोकेगा मुझे? तो ये होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एंड फैमिली लाइफ, मेरी प्राइवेसी होनी चाहिए। मैं किसी से शादी कर रहा हूँ, किससे, जिससे मेरा मन है मैं उससे शादी करूंगा, भाई मेरी राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है भैया। राइट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 80 डेज, के रूरल एम्प्लॉयमेंट, गांव में अगर किसी को किसानी करनी है और उसको किसानी करने को नहीं मिल रहा है, देन उसको एक ऑल्टरनेटिव माध्यम मिले अपने रोजगार का, कम से कम साल के 80 दिनों के लिए। बहुत कम है पर ठीक है, इतना कम से कम मिले तो जिंदा तो रह ले। फिर राइट टू स्विफ्ट एक्सेस टू कोर्ट्स एंड लीगल एड, कि ऐसा नहीं है कि आज केस डाला है, पिटिशन डाली है, पता नहीं रजिस्ट्री में गई है, रजिस्ट्री उसको कब नोटिफाई करती है, कौन सी जज बेंच के सामने जाएगा, समय लग रहा है, नहीं, हमें चाहिए स्विफ्ट हो एक्सेस टू कोर्ट। एक्सेस टू कोर्ट हमारा एकदम खुला दरबार हो गया, आ जाओ मालिक बताओ क्या प्रॉब्लम है, सुने। राइट टू केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, एक राइट होना चाहिए, स्पेशल राइट होना चाहिए। राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मुझे इस शहर में जहां मैं रहता हूं यहाँ हरियाली हो भाई, सांस ले पाऊं, सर्दियां आती हैं चोक हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये हो जाता है। और अगर ये अधिकार आ जाए तो ये अधिकार कितना बड़ा है, फिर इस अधिकार से क्या होगा? मतलब अभी आप देखो कि ऐसे पोल्यूशन तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, और पोल्यूशन से बचने के लिए अगर हम और आप कोई चीज अगर यूज कर रहे हैं, एयर प्यूरिफायर जैसी चीज, तो सरकार उस पर GST लगाती है। तो दिस इज व्हाट, मतलब सरकार कह रही है कि अगर तुम्हें सांस लेनी है, तुम जानो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सांस लेने के लिए टैक्स दे दो। तो दिस इज, ये ऐसी राइट अगर हो जाए, काफी कुछ डैमेजिंग चीज है सरकार के लिए, तो ठीक है, मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है। आर्टिकल 21A में एक अमेंडमेंट लेके आइए आप। क्या क्या अमेंडमेंट लेके आए? 21A ऑलरेडी अमेंडमेंट खुद है, तो उसमें अमेंडमेंट ये लेके आओ कि फ्री एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 14, वो तो है ही है, फॉर ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, और अंटिल द साथ में, और मतलब एंड, और SCs STs और गर्ल्स के लिए जो एज लिमिट हो वो 18 हो, कि 18 तक एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो लेनी ही लेनी है, ये हर बच्चे का अधिकार है। फ्री एजुकेशन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, करना है तो कर लो, पढ़ना है तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा। 14 साल तक की उम्र आपको मैंडेटरी, आपको एजुकेशन, आपको एक बेसिक शिक्षा आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, चाहे आप उसके बाद पढ़ो मत पढ़ो वो आप जानो उसके ऊपर, ठीक है भैया। आर्टिकल 22 जो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए PD का 6 महीने। अच्छा सर ठीक है, 6 महीने के बाद क्या होगा? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स में ही, फिर एक एडवाइजरी बोर्ड आता है, एडवाइजरी बोर्ड फिर बताता है क्या इस व्यक्ति को और देर के लिए हम अंदर रखें प्रिवेंटिव डिटेंशन में, हम क्या इस व्यक्ति को और अब छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो एडवाइजरी बोर्ड हो, वो एडवाइजरी बोर्ड में होना चाहिए एक चेयरमैन प्लस 2 सर्विंग जजेस, नॉट रिटायर्ड, सर्विंग जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट। बड़ी बात है ये, अभी तक क्या है, हाँ पता नहीं, एडवाइजरी बोर्ड एक होगा, होता रहेगा, नहीं, हम चाह रहे हैं कि चेयरमैन हो, साथ में 2 सर्विंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट हो, जो केस की अहमियत समझ पाए, केस की ग्रेविटी समझ पाए। अच्छा ठीक है, अब हिंदुइज्म, आर्टिकल 25 में जो हिंदुइज्म की बात है, उसमें हम, इस कमीशन ने बोला कि सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तीनों को आप हिंदुइज्म से बाहर करो, नहीं, डिलीट द प्रोविजंस ग्रुपिंग देम, नहीं, ये वाला पार्ट अब नहीं चल पाएगा। अब इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोटेक्शन मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 31B, जो 9 शेड्यूल में जो जो एक्ट्स लिखे रहते हैं, तो 9 शेड्यूल में जो एक्ट्स लिखे हुए हैं जिनको कि जुडिशियल रिव्यू से राहत है,
जुडिशियल रिव्यू उनके ऊपर नहीं लग पाता है, आप उसको लिमिट करो खाली इन 3 सेक्शनों में बस, कि अगर कोई एक्ट आया है जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स, जो मतलब खेती बाड़ी के लिए जो अगर कोई रिफॉर्म आया है वो, और आरक्षण वाले कोई अगर कानून है, एक्ट्स हैं तो, और डीपीएसपीस को अमेंडमेंट लाने के लिए 39B और C, नॉट E, ठीक है, ये C है। नाउ अब अगर इन 3 सेक्शनों में अगर कोई अगर एक्ट डाला गया था इन तीन कारणों की वजह से, देन ओनली दे आर, तब उनके ऊपर जेआर नहीं लगेगा, अदरवाइज सब जगह जेआर लगेगा। जुडिशियल रिव्यू, ओके ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट होता है, जब आप उसको सस्पेंड कर देते हो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, आप ये बोलो कि आर्टिकल 17, 23, 24, 25, 32 इन सब का भी एनफोर्समेंट रुक नहीं सकता है, इनको भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। अभी खाली हम जानते हैं कि आर्टिकल 20, 21 पे हम सस्पेंशन वाला रोक नहीं लगाते इमरजेंसी के दौरान भी, पर बाकी सब पे लगा देते हैं। नहीं, हम इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं। 17, 23, 24, 25, 32 क्या है? 17, 23, 24, 25, 32 तो पता है सर, 32 तो आप कई बार बोल चुके हो कि हमारा हार्ट एंड सोल है, टीथ है हमारे संविधान का। बाकी क्या है? 17, 24, 25। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर क्या? राइट टू प्रॉपर्टी के लिए बोला गया, देखो पहली बात ये, अगर सरकार को यहाँ कोई रोड, कुछ भी, कोई बिल्डिंग कुछ बनानी, ऑफिस बनाना है, सरकार आपकी जमीन ले लेगी, फाइन, ठीक है। तो प्रॉपर्टी डेप्रिवेशन अगर हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी अगर कोई सरकार आपसे ले रही है, एक्वायर कर रही है, देन इट मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड बाय लॉ। पहली बात तो कि इसको ये कानूनी रूप से ये अथॉरिटी हो सरकार के पास कि वहां लेने वाली है और इस मकसद के लिए ले रही है, और आपको इतना कॉम्पनसेशन मिल रहा है उसका, चलो ठीक है। एंड सोनली फॉर पब्लिक पर्पसेस, जनता के पर्पस के लिए। ऐसा नहीं सरकार वहां पे क्या बनाएगी, वहां पे कुछ खाली करके छोड़ दे उसको, नहीं, पब्लिक पर्पस के लिए अगर आपसे जमीन ली जा रही है, देन कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका। आर्बिट्रेरी डेप्रिवेशन नहीं होना चाहिए आपका, ओके, और एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड, ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात और, जो एससीज और एसटीज अगर ट्रेडिशनली कोई एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड और नॉन अर्बन लैंड, मतलब नॉन शहरी लैंड को अगर वो यूज करते हैं या उसको ओन करते हैं, देन इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड विदाउट लीगल ऑथराइजेशन। खाली एससीज और एसटीज की जमीन, क्योंकि वो उनका अपना एक रहने खाने का ठिया ठिकाना है, उसको नहीं टच करेंगे। अगर आप टच कर रहे हो, देन यू हैव टू टच इट आफ्टर लीगल ऑथराइजेशन, इस लैंड को। अच्छा, विच मस्ट इंक्लूड अ सूटेबल रिहैब स्कीम बिफोर टेकिंग द पोजेशन, के पहले इनकी जमीन आप हड़प लो, सरकार ले ले, पहले उनको आप एक सूटेबल, एक किफायती, एक रहने लायक जगह, प्रॉपर जगह ऐसी हो जहां पे वो रिहैब उनका मेंटेन हो सके, वापस जाके अपना कहीं रह सके। रिहैब माने क्या होता है कि पुनर्निवास, तो वो चीज कहां हो रही है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे क्या बात बोली गई कि पहली बात तो पार्ट 4 में जो हेडिंग है ना चैप्टर की, उस पे आप लिखो डीपीएसपी एंड ए, एक्शन वर्ड और जोड़ दो आगे, एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। पहली बात तो कोई बोला कि यहां पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? पॉपुलेशन पे रोकथाम, पॉपुलेशन पे कंट्रोल, पॉपुलेशन पे एक कोई चीज हो जो रोक के रखे, भैया कहां तक बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बूम हो गया हमारे यहाँ। तो अब बात होगी कि एक इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन कमीशन एक बने, जो हर 5 साल में आएगा। ये डीपीएसपी का एक पार्ट बनना चाहिए। एक बनना चाहिए इंटरफेथ कमीशन, जो ये देखे कि देश में जो इंटर रिलीजियस हार्मनी है वो मेंटेन है कि नहीं, लोग सोशली कोहेसिव हैं कि नहीं, सोशली एक दूसरे से सॉलिडारिटी में खड़े हैं कि नहीं, सॉलिडारिटी बोलते हैं इसको। तो एक दूसरे के प्रति ऐसा नहीं हो जैसे अभी वो न्यूज आई थी कि जो एक पुलिस वाले ने कई लोगों को लात मारी थी, वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये इशू नहीं आने चाहिए दोबारा। फिर एक हाई स्टेटस बॉडी आए, एक हाई स्टेटस बॉडी क्या अभी क्या करेगी? टू रिव्यू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीज के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो एक्चुअली में जो हमारे जो निर्देश दे रखे हैं सरकार को दे रखे हैं संविधान ने पार्ट 4 में, इस पार्ट 4 के निर्देशों को कितनी बार कितना ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया है, वो कोई एक हाई स्टेटस बॉडी पढ़ ले, उसको समझ ले। फिर एक स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन, क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन? टू जनरेट न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के माध्यम निकले, नए नए रोजगार पैदा हो, अलग अलग लोग काम कर सकें, अलग अपनी फील्ड में जिसमें मन करे उनका वहां जा सकें वो लोग काम करने के लिए। और ये जो बॉडी हो, ये प्लान ऑफ एक्शन जो हो, ये हर 5 साल के लिए एक बार बनाया जाए, जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, तो ऐसा ये भी हो एक। फिर इंप्लीमेंट रिकमेंडेशंस फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की जो 2001 की रिपोर्ट है। ये हमारा जो एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सांख्यिकी, सांख्यिकी, संख्या। तो अब जो एनएससी है, एनएससी बातें करता है कि देश में डेटा क्या कहता है, देश का डेटा क्या कहता है।
कितने लोग कहाँ हैं, कितनी डेंसिटी में है, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या इनका रोजगार है, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने लॉयर हैं, कितने क्या चीजें हैं, हर चीज का। तो एनएससी कुछ रिपोर्ट भी देता होगा इसके बाद। अब जो रिपोर्ट 2001 में आई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन करवा दो भैया, ये बहुत ये बस इतना ही कर लो, ये बहुत है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, फंडामेंटल ड्यूटी के लिए पहले आपको याद होना चाहिए जस्टिस जेएस वर्मा रिपोर्ट। जस्टिस जेएस की एक कमेटी आई थी, तो इन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अब इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है लोग भूलते जा रहे हैं, याद कराओ उनको सबको। तो अब हम चाहते भी हैं, ये कमीशन ने भी बोला कि पॉपुलराइज करो और एनफोर्स कराओ फंडामेंटल ड्यूटीज को इफेक्टिवली, जरूरी है, मैंडेटरी है, लोग अपना कर्तव्य भूल रहे हैं यार। अब जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस थी ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉम्प्टली, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्टली माने त्वरित, तुरंत, फटाक से, तो इनको इंप्लीमेंट करवाओ भैया। लोग अपना अपना कर्तव्य ना भूल जाएं, लोग अपनी जिम्मेदारी ना भूल जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, अकाउंटेबिलिटी है कुछ उनके समाज के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने वर्ग के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, धरोहर के प्रति, साइंस के प्रति, वो जरूरी है। तो जो फंडामेंटल, एक नई ड्यूटी जोड़ो आप, फंडामेंटल ड्यूटी क्या बने में, अच्छा क्या ये क्या लिखा है, इसको फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, यानी क्या लिखा है ये वर्ड। हाँ, अब इसको मैं कैसे लिखूं, पूरा काला कर दूं क्या, चलो पूरा काला करते हैं इसको, मजा आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ के देखो जरा ये ड्यू ऑर्गेनाइजेशनल्स, पता नहीं जो भी है ये, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे एक नई ड्यूटी ऐड हो जाए, जो ड्यूटी क्या बोले, जो ड्यूटी कहे कि भैया हमें नई नई बातें करनी है, नया राइट टू वोट होना चाहिए, हमें लोगों को डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग टैक्स दें टाइमली। क्या बहुत बड़ी मांग है ये, बहुत ज्यादा चीज है ये तो इतना तो करो कम से कम। अब लोग अपनी ड्यूटी टू वोट ना भूलें, हमारा आपका यही एक काम है कि अपने जिम्मेदारी से अपना जाके वोट दे के आओ, सही पर्सन को चुनाओ, जितवाओ। अब उसके बाद पार्टिसिपेट करवाओ डेमोक्रेसी में, लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आओ, चलो वोट डालो सबके सब। तो ये होना चाहिए। प्रोमोट फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड इन चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलबींग। जो चाइल्ड एजुकेशन और जो चाइल्ड की वेलबींग है, इसमें हर चीज इंक्लूड होती है। जैसे क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, बच्चों का फिजिकल, शारीरिक विकास, वेरी गुड। फिर मेंटल विकास, यस ये भी होना चाहिए। फिर इसके अलावा क्या, सोशल विकास, ये भी तो होगा। बच्चा सोसाइटी में ही रहता है, सोसाइटी बड़ा होता है, घूमता फिरता है, अपने दोस्त बनाता है अपने आप से, पार्क में जाता है, हीरो बनता है। तो अब ये जरूरी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, मल्टी डायमेंशनल विकास हो सके। नाउ वी रिक्वायर द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, जो देश में फैक्ट्रियां हैं, जो देश में इंडस्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्रियों को चाहिए कि अपने एम्प्लॉय के बच्चों को वो पढ़वाए। वाह, देखा ये ड्यूटी कितनी अच्छी है कि कई सारे ऐसे आप देखते हो, आपके किसी की फादर मदर अगर किसी शुगर मिल में है, किसी पेपर मिल में है, जैसे इंडियन ऑयल में थे, तो इंडियन ऑयल में जैसे क्या होता है, पेरेंट्स कह रहा हूं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, जीटी लेवल के होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जो भी अपने लेवल के लोग होते हैं, जीएम तक ले जाओ। तो ये सारे के सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे तो होंगे। अब इन बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल खुद लेती है। अपने ही टाउनशिप में, अपने ही रिफाइनरी में, अपने कहीं पे कोई प्रेमिसेस में इनका एक स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल भी होगा। नहीं होगा तो किसी बाहर के किसी स्कूल से टाइप करवाएंगे, नहीं तो स्कूल खुलवा देंगे अंदर ही, लो आ जाओ चलो। अब ये एक जिम्मेदारी बनवाई जाए इंडस्ट्रीज की कि ऐसे ही सारी इंडस्ट्री, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चलो हम तो पूरे देश की एजुकेशन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम तो आपके लिए सबसे पहले खड़े हैं। अब हो सकता है फिजिक्स वाला में जितने सारे टीचर्स हैं उनके बच्चों के लिए अभी ऐसे कोई ड्यूटी क्योंकि आई नहीं है तो फिर अब कोई बात नहीं है, पर आ जाए तो फिर पीडब्ल्यू को ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी कि बाहर के बच्चों को तो सही है ही है, अपने अपने अंदर के बच्चों को भी संभालना है। चलो ठीक है। पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, क्या इनके प्रति कोई जवाबदेही, इनके प्रति कोई रिकमेंडेशन? यस है। क्या क्या? वी शुड डिफाइन एंड वी शुड लिमिट, एक्चुअली डीलिमिट होना चाहिए, इसको भी चेंज करेंगे हम, डीलिमिट। अगर मैं यहां लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं है आपको बाद में नोट्स में। तो अब जो ये विधायक होते हैं, जो एमपीज होते हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स जितने भी होते हैं, भाई ये तो यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं लिखा है, लेजिस्लेटर लिखा है, तो लेजिस्लेटर जो हमारे विधायक हुए, लॉ मेकर्स हुए, इनकी जो प्रिविलेज है, जो इन्हें जो सम्मान मिल रहा है, इन्हें जो इम्यूनिटी मिल रही है, इन्हें जो कोई रोकथाम नहीं इनके ऊपर, कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज इनकी लिमिट करो, डिलिमिट करो, डिफाइन करो, कि ताकि पार्लियामेंट के और स्टेट के जो अपने विधानसभा सारी सबकी जितनी है, ये सब कुछ अच्छे से चल सके, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग हो रखे होए, कोई दिक्कत ना हो। 105 आर्टिकल को अमेंड करो आप सबसे पहले कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं, दे डू नॉट कवर द करप्ट प्रैक्टिसेस फर्स्ट ऑफ ऑल।
अगर भ्रष्टाचार का केस है और क्या होता है कि स्पीकर का, चेयरमैन की पहले सैंक्शन चाहिए, लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर की पहले सैंक्शन चाहिए होती है, उनकी परमिशन चाहिए होती है कि क्या कोर्ट एक्शन शुरू करें, अमेंड करो सबसे पहले, कि ये बोलो कि आपके पास करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, देन यू आर नॉट इम्यून बाय ये बिकॉज ऑफ दीज प्रिविलेजेस, नहीं हो सकता, सॉरी, केस चलेगा। बस ऐसे ही 194 चेंज कर दो फॉर द स्टेट विधानसभा, साफ बात है, जो पार्लियामेंट के लिए वो स्टेट विधानसभा के लिए भी रहेगा, वो का बदलेगा। अब जो डोमिसिलरी रिक्वायरमेंट है, ये क्या होती है सर? ये होती है, डोमिसाइल मीन्स कि आपका उस समय का करंट का निवास, तो रिसाइडिंग, कि आप उस समय किस स्टेट में हो। तो अभी एक रिक्वायरमेंट है कि भैया हमारे राज्यसभा में कुछ जो एमपी सेलेक्ट होते हैं स्टेटों से, तो ये राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं अपने अपने स्टेट से आने चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट को मेंटेन करो कि अगर यूपी से अगर कोई एमपी जाना राज्यसभा में, तो वो यूपी का रहने वाला होना चाहिए। ये इसलिए है ताकि देश का फेडरल कैरेक्टर प्रिजर्व रह सके। ऐसा नहीं हो कि यूपी ने भेज दिया कर्नाटका का एक अपना रहने वाला एक कोई आदमी, उसको बोला कि आज से तुम जाओगे यूपी की तरफ से वहां पे, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स है, वो अपर हाउस है, वो चेंबर ऑफ स्टेट्स है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। अब वहां पे वही लोग जा रहे हैं जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट देयर पीपल, नो, दे रिप्रेजेंट द स्टेट एज अ होल, यूपी। अब यूपी के इतने सारे विधायक गए, अब सॉरी एमपी गए ऊपर, इन एमपीज ने जाके बोलना शुरू किया यूपी के लिए रोड कहाँ है, यूपी के लिए वंदे भारत कहाँ है, यूपी के लिए बुलेट ट्रेन कहाँ है, यूपी के लिए एयरपोर्ट कहाँ है। तो अब ये लोग यूपी की बात कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि आगरा में क्या होना है, कानपुर में क्या होना है, लखनऊ में क्या होना है। नहीं, दे विल फंक्शन एज हमारा फेडरल कैरेक्टर की तरह। ठीक है, तो अब ऐसा ही रहे कि यूपी का व्यक्ति ही यूपी के लिए वहां पे जाके बोले। ओके फाइन, एमपी लैड स्कीम को खत्म करो, हो गया इनसे, देख लिया कितना काम कर रहे हैं लोग, डिसकंटिन्यू करो उसको फटाक से, बहुत करप्शन हो रहा है। एमपी लैड स्कीम क्या होती है कि हर साल आपको मिलेंगे 5 करोड़, या एक आपको सेशन में, लोकसभा सेशन में मिलते हैं आपको 5 करोड़, कर दो इससे अपने एमपी के लोकल एरिया में विकास कर दो। जो एमपी का जो जहां से वो चुन के आया है, एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं है यहाँ पे, एमपी माने है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हर एमपी को 5 करोड़ 6 करोड़ जो भी उनके हिसाब से होता है, तो वो उनको मिलता है। अब ये क्या हो सकता है कि एमपी जाएं अपने क्षेत्र में मोटिवेशन दें लोगों को, विकास कर देंगे, आज लगा देंगे सारे एरिया में हैंडपंप, आज लगा देंगे सारे एरिया में सारे झूले, सारे ये सब कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब वो पैसा एमपीज के हाथ में होता है, अब वो एमपीज उसमें पता नहीं कितना करे कितना नहीं करे, उसको हटाओ, ये स्कीम को हटा दो, हो गया इनसे। फिर एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू डेजिग्नेट, वो डिफाइन करे, डिजाइन करे कि क्या होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और किस तरीके से अगर किसी ने कोई अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड किया है तो वो एलिजिबल है कि नहीं कोई और लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भागीदारी अपने आने के लिए। अगर आपको लेजिस्लेटिव मेंबरशिप चाहिए तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, सारी बातें ये पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइन हो, तब तो आगे बातें हो। अब ओके, एक नोडल स्टैंडिंग कमेटी बने ऑन द नेशनल इकोनॉमी, प्रॉम्प्टली बनाओ उसको, काम कराओ उनसे। फिर एक स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बने दोनों हाउसेस में, जो क्या करेगी, प्रायर स्क्रूटिनी करेगी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने सारे आते हैं। तो एक स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बने जो हर समय खड़ी रहे, जो खड़ी ऐसे मतलब खड़ी अपने पैरों पे ना खड़ी रहे, पर वो हमेशा रहे। वो क्या करेगी, उनके हाउस में जो जो प्रपोजल आया है अमेंडमेंट का, संविधान में अमेंडमेंट के लिए, पहले उनको पढ़ ले, इधर लाना जरा, क्या चेंज कराने वाले हो तुम, लाओ देखें जरा, नहीं जाएगा ये हाउस में, हटा दिया, या तब जाएगा जब आप इस वाले क्लॉज को काटोगे, इस क्लॉज को हटाओगे। तो ऐसे कमेटी हो जो कमेटी काम करे। एस्टैब्लिश अ लेजिस्लेशन कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉर ओवरसीइंग कि देश के हाउसेज में कैसे कैसे लेजिस्लेटिव प्लानिंग हो रही है, कैसे कैसे एक्ट आने वाले हैं, क्या एक्ट आगे आएंगे, क्या एक्ट को हटाया जाना चाहिए, कौन से एक्ट अब ऑब्सोलीट हो गए, कौन से कानून अब पुराने हो गए, इनके लिए डिसकंटिन्यू कर दो एग्जिस्टिंग कमिटीज ऑन एस्टिमेट पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड सबऑर्डिनेट कमेटी, ये अपना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये जो कमिटीज हैं हो गया इनका काम, जरूरत नहीं है। फिर ऐसा एक पार्लियामेंट्री ओम्बड्समैन बनाओ, पार्लियामेंट्री लोकपाल बनाओ, पार्लियामेंट का अपना, फॉर वॉलंटरी पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, जो जितने एमपी जाके बैठे हुए हैं इनका भी जरा स्क्रूटिनी तो हो कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखें जरा, लाओ इनका काम ही देख लेते हैं पहले एक बार, साल में कितने दिन ऑफिस आए हैं, साल में कितने दिन संसद में आए हैं लोग। तो इस चीज के लिए भी एक पार्लियामेंट का अपना ओम्बड्समैन हो, लोकपाल हो। ओके, एक एक्सटर्नल स्टडी ग्रुप बने जो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स को पढ़ाई करना शुरू करे। ये एक्सटर्नल स्टडी ग्रुप है, दैट इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, आउटसाइड द लिमिट ऑफ इंडियन स्टेट एज अ होल। ये एक प्राइवेट हो सकता है, मेंबर बॉडी हो, प्राइवेट अपना लोगों का एक समूह हो, ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट कितने दिन मिल रहे हैं साल में, जो भी मैंने पीछे क्वेश्चन किया, कितनी इनकी अटेंडेंस कितनी है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जहां पे
70 से कम, जहां पे 70 से कम विधायक हैं तो उनको तो कम से कम 50 दिन साल में मिलना ही मिलना है, ठीक है। जिन स्टेट की विधानसभाओं में 70 से ज्यादा विधायक हैं, 70 से ज्यादा, मोर देन 70, तो इनको मिलना है कम से कम 90 दिन हर साल, ठीक है। कम से कम इतना तो कम से कम काम कर लो। अब राज्यसभा शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 100 डेज सिटिंग पर ईयर, लोकसभा 120 दिन पर ईयर, ये होना चाहिए कि इनके अटेंडेंस को फिक्स कराओ, बिठाओ इनको, काम कराओ इनसे सबसे। अब हम बात करेंगे कि इनका एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन तरीकों में क्या क्या और सुधार दे सकते थे। अब इन्होंने बोला कि देखो, जब आपके पास पार्लियामेंट आता है और पार्लियामेंट में मेजोरिटी नहीं है किसी की, पार्लियामेंट की मेजोरिटी में सब फंसे पड़े एक दूसरे से, कोई इसके वोट कम, कोई उसके ज्यादा, कोई इसकी सीट ज्यादा कम, तो ऐसे में पार्लियामेंट हो गई है हंग, पार्लियामेंट अटक गई है। अब यहां पे लोकसभा ही अपने हिसाब से एक लीडर ऑफ द हाउस चुन ले भैया, कोई सा प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा दे, हु कुड देन बी अपॉइंटेड एज द पीएम बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ऐसा ही सेम लेवल होना चाहिए स्टेट के उस पे लेवल पे, सेम प्रोसीजर। अच्छा ठीक है, एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है एनसीएम अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इट मस्ट प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव लीडर। शैडो कैबिनेट याद आ गई, ब्रिटेन शैडो कैबिनेट। अभी तक क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि हमें सरकार नहीं पसंद है, हमें सरकार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आगे बताओ, सरकार के आगे तो बताओ, ये हट जाएगी तो तुम बना लोगे, कि ये तो बताओ, दिखाओ हमें कहां पे तुम्हारी कैबिनेट है, कहां है तुम्हारे लोग, कौन है। तो ये जरूरी है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कंस्ट्रक्टिव है, ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिगाड़ने निकला हुआ डिस्ट्रक्टिव है, नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव है। हम हाउस, जो लोगों की लोकसभा है, जो लोगों की, जो जनता की, जो सबसे बड़ी मंदिर है लोकतंत्र का हमारा, वहां पे कम से कम ये बात तो हो कि अगर ये पार्टी जो जनता का आशीर्वाद लेके आई थी हमारे सामने, पार्टी या कोलिशन जो भी गठबंधन, अगर इसके ऊपर हम सारे एमपीस का सपोर्ट नहीं है तो इसको हटाओ, ठीक है। अब आगे तो बताओ मालिक, आगे क्या है, दूसरा तुम बना लोगे ऑपोजिशन में बैठ के कि हाँ बना लेंगे, तो पहले ये लिख के दो इसमें कि हमारे एनसीएम में ये आना चाहिए, मस्ट प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव सरकार, एन ऑल्टरनेटिव लीडर, साइमल्टेनियसली पैरेलल, उसी वक्त वहीं के वहीं, कि तुम नहीं तो हम और हम नहीं तो ये, ऐसा हो कम से कम। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है आपको, एनसीएम लाना है आपको सरकार के अगेंस्ट, देन कम से कम हाउस के 20% सदस्य हो जो पहले ही नोटिस दे दें कि लाने वाले हैं, तैयार हो जाओ, सोच लो। अब ओवरसाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जंबो मिनिस्ट्री, ये बंद कर दो, इसको हो गया इनका काम। पूरी सभा की, लोकसभा की, लोअर हाउस की स्ट्रेंथ की कम से कम, बस मैक्सिमम अपनी 10%, इससे ऊपर अगर 543 लोग हैं तो आपको खाली 10%, यानी कि आपके पास 54.3 या 55, बस 55 तो क्यों, राउंड ऑफ करोगे तो 54 ही रह जाएगा, तो 54 से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, सॉरी नहीं देंगे आपको। इससे अरे मिनिस्ट्री होने से कितना ज्यादा भार पड़ जाता है, इतने सारे ऑफिस, इतना सारा ये खर्चा, ऑफिस स्टाफ, डॉक्यूमेंट, एक और फर्नीचर, एक और चीजें, सिस्टम पूरा, ये नहीं हो पाएगा। अब पॉलिटिकल ऑफिस विद मिनिस्टीरियल पर्क्स, ऐसे कुछ ऑफिस और भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल ऑफिस, जैसे क्या बताऊं, जैसे सीएजी, जैसे कई सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो सरकार के अंग होते हैं पर मिनिस्टर नहीं होते हैं, पर उनको रैंक मिलती है एज अ मिनिस्टर, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रैंक होती है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, कि भैया मंत्री लेवल का आदमी, रैंक वही है। अब हम चाहते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल जो ऑफिस होंगे तो ये 2% ऑफ द लोअर हाउस की पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। 2% कितने हो गए, 543 इंटू 2/100, ये कितना हो गया, इसको तो यहां लगा दिया 10, यानी 10 से ज्यादा ऑफिस नहीं हो सकते हैं जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स ऐसे जिनकी रैंक होती है मिनिस्टीरियल पर्क्स वाली, जिनकी रैंक होती है एज अ मिनिस्टर, भले मिनिस्टर नहीं है पर मिनिस्टर वाला पूरा रुतबा पूरा रखते हैं, एकदम पूरा गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर बंगला सब वैसा ही मिनिस्टर जैसा। अब यहाँ पे एक लोकपाल बनाओ सेंटर पे, एक लोकायुक्त बनाओ स्टेट पे, और पीएम को आउटसाइड रख दो, पीएम के जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे वो लोकपाल के परव्यू के बाहर रहेंगे, ठीक है भैया। अब लेटरल एंट्री इनटू द गवर्नमेंट जॉब्स अबव द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होते हैं JS1, आप में से कई लोग JS2 JS3 यहां तो जाओगे, अरे जे नहीं लिख पा रहे, हाँ JS2 JS3, इसके ऊपर फिर होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, फिर होते हैं अंडर सेक्रेटरी, नहीं अंडर सेक्रेटरी इसके नीचे आते हैं, सो सेक्रेटरी, तो जॉइंट सेक्रेटरी जो लेवल है यहां और इसके ऊपर के लेवल पे आप चाहो तो कर सकते हो कि लेटरल एंट्री शुरू होनी चाहिए अबव जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। यहां पे आपको चाहिए लेटरल एंट्री, यानी कि लैटरल एंट्री, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से चुनिंदा चुने हुए लोग
जो आ सकें और अपने एक्सपीरियंस अपना बता सकें। कई ऐसे आप ऐसे प्रोफेसर्स आ सकते हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं, कई ऐसे लोग, कई ऐसे कॉर्पोरेट से, कंपनीज से ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हो डिजिटल इंडिया में, मान लो, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया हो एजुकेशन में, मान लो। तो एजुकेशन में अब आप सोच के देखो, एजुकेशन में देश में कितने बड़े बड़े नाम, कितने बड़े बड़े टीचर्स हैं। तो ऐसे में इन टीचर्स को बोला जाए, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, आपने इतना बड़ा जो है पूरा सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है, लिखाया है, हम चाहते हैं कि आप जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बन के आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आओ। अब हो सकता है कई लोग नहीं आए, हो सकता है कई लोग आ जाएं, ठीक है। तो ऐसे में फायदा ही होगा। अब जो आईएएस, जो ऑलरेडी जो कभी एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना हैंडल करके आया था किसी स्टेट में, उसको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मैनेज पर्सनल पॉलिसीज थ्रू ऑटोनॉमस सिविल सर्विसेज बोर्ड अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, के जितनी भी जो प्रॉब्लम आ रही हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को कितनी पेंशन, कितना डीए, कितना एचआरए, कितना अलाउंस, कितना ये वो, तो ये सबका सब एक प्रमोशन, सब कुछ सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बन जाए जो ये ऑटोनॉमस इन चीजों को समझता रहे, अपने आप करता रहे, सॉल्व करता रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिशियल शुड प्लेज लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग देयर करियर्स। आपको शपथ लेनी पड़ती है, पता है, जब आप सर्विस में जाओगे, कि मैं शपथ लेता हूं, मैं संविधान के प्रति पूरी निष्ठा, आस्था, सच्ची श्रद्धा सब रखूंगा, और मैं अपनी गुड गवर्नेंस वाली पार्ट, ये शपथ अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि शपथ अभी लिखी नहीं है तो इस शपथ को लिखवाओ। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ओवर ट्रेडिशनल सीक्रेसी, जो अभी एक तरीका है ना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कुछ भी चीज छुपा दी, नहीं बता रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को गारंटी करो। राइट टू इन्फॉर्मेशन सबको लेके आओ, सबको लाके दो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोग बाग जान सकें, मान सकें कि देश में काम कैसे होता है भाई, कैसे टेंडर पास होता है, कितने में टेंडर पास हुआ है, देखें जरा, ये भी चीज़ जाननी जरूरी है। तो आरटीआई बहुत जरूरी है, और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए बजाय ट्रेडिशनल सीक्रेसी की। शपथ में आप क्या लेते हो, और शपथ में पीएम और मिनिस्टर्स क्या लेते हैं कि मैं एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी ले रहा हूँ, कि मैं चीज़ छुपाऊंगा, मैं कोई ऐसा राज किसी को नहीं बताऊंगा जिससे मुझे जरूरत नहीं है बताने के लिए। उल्टा होना चाहिए, शपथ लें कि भाई मैं सारा डेटा बाहर कर दूंगा जो बाहर करने लायक है, ठीक है, सब नहीं, थोड़ा बहुत बचाना चाहिए भी। इनएक्ट पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट, ये क्या होता है? विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर एक्ट पता है ना क्या होता है? आपको पढ़ाया था मैंने पीछे सीएजी के दौरान, हमने कहा था कि विसल ब्लोअर एक्ट होता है जिसमें कोई व्यक्ति खुलासा करता है कि देखो साहब, मेरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, और मैं बता रहा हूँ, बाद में ये ना हो जाए कि मैं ही अंदर हो जाऊँ जेल में, नहीं, मैंने आपको बता रहा हूँ, पहले सचेत कर रहा हूँ, ऑफिसर्स को सबको बताता हूँ, लिख के देता हूँ, कोई मानता नहीं है, करता नहीं है, अब बताओ क्या किया जाए इनका। तो क्योंकि करप्शन हमें कंट्रोल करना है, हमें जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें जो अप्रशासन है, कुशासन, सुशासन नहीं, जो कुशासन हो रहा है, हम उसको, दुशासन को हम कम करना चाहते हैं। हम एक ऐसा लॉ लाना चाह रहे हैं साथ में फॉर द फोर फीचर ऑफ करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स बेनामी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पब्लिक सर्वेंट भी और नॉन पब्लिक सर्वेंट भी, दोनों चीज यहाँ पे इंक्लूड होती है जो इनकी रिकमेंडेशन में। पब्लिक सर्वेंट ये तो है ही है, प्लस नॉन पब्लिक सर्वेंट, दोनों चीजें, कि इनके किसी के पब्लिक सर्वेंट हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, अपने सेक्रेटरी हैं, कोई और हैं, कुछ भी हैं, तो इन्होंने डायरेक्टर, कुछ भी कहीं के कोई होंगे, इन्होंने अपने नाम पे, अपने धर्मपत्नी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, भतीजों के नाम पे, किसी चाचे के नाम पे जो जो संपत्तियां ले रखी हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, फॉरफिट करो, सब कुछ कब्जा कर, इनको, इनकी सारी प्रॉपर्टी को नत्थी करो, सीज करो, अटैच करो और ले लो। फिर ये होना चाहिए। सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर एनसीआरडब्ल्यूसी का कहना है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल का ऑर्डर है ऑफ द 1990, इट शुड क्लियरली आउटलाइन द मैटर्स फॉर कंसल्टेशन। ये क्या हुआ सर? ऐसा हुआ जब इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी 1990 में, ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां पे उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर ये था 1990 का कि क्या क्या मैटर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बस यही ऑर्डर है, हाँ बस सर इतना ही ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में ये क्लियरली होना चाहिए लिखा हुआ कि क्या मैटर आप कंसल्ट करोगे, वो तो बताओ, वो जरूरी है। डिजास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट, इट शुड बी एडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि दोनों के दोनों, स्टेट और सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर, सबके सब इस पे काम कर सकें, एक्ट कर सकें। खाली सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है हर बार उठा उठा के सबको बचाना, बाहर लेके जाना, नहीं, स्टेट को इन्वॉल्व करो। अगर डिजास्टर मैनमेड हो या नेचुरल हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको ये करना है कि डिजास्टर हो, इमरजेंसी हो, देश में कोई भी आपदा है, आपदा को अवसर बदलना है, तो अब आपको क्या चाहिए कि आप उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, 7 शेड्यूल में जो लिखी हुई है। सो ओके, ठीक है। एस्टैब्लिश अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल्ड द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन। अच्छा ठीक है,
ये इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन क्या करेगा, ये तय करता रहेगा बात अब अपने समय समय पे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो सामान जाता है, आता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है, इनमें जो भी खर्चा जो भी होता है, जो भी टैक्स प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एक कंफ्यूजन आ जाता है, ये कमीशन इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन उसको सॉल्व कर सकता है। उसको बता सकता है कि देखो ये कमीशन ये जो टैक्स है ये स्टेट ज्यादा ले रहा है, ये स्टेट कम ले रहा है, नहीं लेना चाहिए था ऐसे। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट सेंटर करती है। ठीक है, सेंटर माने प्रेसिडेंट करते हैं। अब प्रेसिडेंट तब करें ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द रिस्पेक्टिव स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, कि इनसे तो पूछ लो जिनके स्टेट में लाके आप राज्यपाल बिठाने वाले हो, वो कौन, वो चाहते भी हैं वो इंसान के नहीं चाहते हैं। अब आर्टिकल 356 इसको बचा के रखो, जरूरी है, कभी कभी काम आना चाहिए। यूज इट स्पेरिंगली एज लास्ट रिजॉर्ट। भाई 356 क्या कहता है, आंसर देना मुझे जरा। नाउ क्या होता है, कॉन्फिडेंस इन अ स्टेट मिनिस्ट्री, जो स्टेट में जो मिनिस्ट्री है, जो स्टेट की जो विधानसभा में जो सरकार है, इट शुड बी डिटरमाइंड सोली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, गवर्नर के मन पे नहीं है। गवर्नर शुड नॉट डिसमिस द मिनिस्ट्रीज विद इन हाउस। जिस मिनिस्ट्री के पास, जिस भी सीएम के पास अगर सपोर्ट है, जिस सीएम के पास अगर विधानसभा का मजबूत सपोर्ट था, उसको आप क्यों हटा रहे हो रातों रात? मत हटाओ, नहीं, पहले वो फ्लोर पे अपना टेस्ट दे दे, पहले अपने हाउस के फ्लोर पे पहले अपना कह दे कि हाँ साहब मेरे पास मेजोरिटी है, तो ठीक है, नहीं हटाना चाहिए। पर आपने फ्लोर टेस्ट ही नहीं होना दिया, आपने कहा तुम जाओ यहाँ से, चलो तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना है लगा लो, ठीक है, मे कंटिन्यू इफ इलेक्शंस कांट बी हेल्ड। सही बात है, स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, मणिपुर जैसा स्टेट, अब मणिपुर जैसा स्टेट में तो प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए कब का। ठीक है, इवन विदाउट अ स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी हो ना हो, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। डाउन, ओके, गुड। डोंट डिसॉल्व अ स्टेट असेंबली बिफोर लेइंग द आर्टिकल 356, जो इनकी 356 की जो प्रोक्लेमेशन है, आंसर आई है, पहले पूछा था अभी मैंने जो। तो 356 में जो प्रोक्लेमेशन होता है कि स्टेट में लगने वाली है भाई इमरजेंसी, तो स्टेट की विधानसभा को कर दो भंग, नहीं, ऐसा मत करो बिफोर पार्लियामेंट, नहीं 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 नहीं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 356 में पहले बोलना है कि स्टेट में लगने वाली इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर आप उससे पहले तक, ये बोलने से पहले तक स्टेट की विधानसभा को भंग मत करो। कोई भी अगर देश में जो रिवर वाटर डिस्प्यूट हो, जो भी नदियों के पानी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आ रही है, ये डिस्प्यूट शुड गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बेंचेस के सामने जाएगा, एटलीस्ट 3 जजेस या कम से कम 5 जजेस, जो भी हो, बड़ी बेंच के सामने जाना चाहिए। ये नहीं सिंगल दुंगल एक ही 2 डिवीजन बेंच के सामने होके सॉल्व हो गया, नहीं, बड़ी बेंच के सामने जाए, 3 या 3 से ज्यादा, 5 भी चाहिए तो 5 ले लो, कोई बात नहीं, जो भी रिवर वाटर डिस्प्यूट है सॉल्व करो ऐसे स्टेट्स के सामने। ठीक है, फिर जो रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956 है, इसको हटा दो, इनसे ना हो पाया कुछ, विद अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव एनैक्टमेंट आफ्टर व्हाट, आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द स्टेट्स। इन सारे स्टेट्स को बोलो कि देखो प्रॉब्लम आ रही है ना तुम्हें, ये वाला एक्ट हटा रहे हैं हम, एक नया कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एनलार्ज एक्ट लेके आएंगे, सब सही हो जाएगा। अब ऐसे में ही ऐसे टाइम लिमिट सेट कर दो, जब कोई स्टेट अपना कोई विधेयक भेजता है गवर्नर साहब को, गवर्नर भेज देते प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट उसको लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसे में एक टाइम लिमिट सेट करो जहां पे प्रेसिडेंट के पास टाइम हो 3 महीने कम से कम। इन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि आप 3 महीने ले लो, 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्टेट की विधानसभा का जो बिल आया था उसके ऊपर आपको हाँ या ना जो भी बोलना है आप बोलना शुरू कर दो, कम से कम बताना शुरू कर दो, जरूर है होगा कि नहीं होगा, कि स्टेट का जो बिल है वो एक्ट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब जुडिशरी पे आ गए। जुडिशरी के लिए बोला गया कि एक नेशनल जुडिशियल कमीशन, एक ऐसा कमीशन तो आए, जो कमीशन, अब ये वेंकट चलिया जी खुद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो इन्होंने जो कमीशन के बारे में बात करी है, इट इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। ये बात सुननी जरूरी है कि जो एनजेसी है, ये एनजैक नहीं है, एनजैक अलग है। अब जो एनजैक कौन सा अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट नंबर बताना जरा मुझे। तो जो एनजेसी है, एक एनजेसी हो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करेगा, ये रेकमेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट। अच्छा, इस एनजेसी में क्या होंगे, एनजेसी में होंगे सीजेआई, ओके, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ओके, यूनियन के लॉ मिनिस्टर और एक पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, गुड। अब इस एनजेसी के अंदर ही एक कमेटी होनी चाहिए। ये कमेटी क्या करेगी, अगर ऐसे किसी सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के अगर कोई डिविएंट, अगर कोई बिहेवियर होता है किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का, तो उसको, उसकी कंप्लेंट को एड्रेस कर सके। डिविएंट माने समझते हो क्या होता है, डिविएंट माने होता है, डिविएंट वर्ड कहां से आया है, डेविल से, मतलब जो डेविएट हो रहा है, तो जो अपनी लाइन से बाहर निकल रहा है, डेविएट से, डेविएट जो लाइन से अपना पीछे हट गया है, लाइन से इधर उधर भटक गया है, तो वो आदमी को हम कहते हैं कि डिविएंट हो गया है, ये अपनी लाइन से हिल गया, इधर उधर चला गया है,
तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है, अगर वो अपने लाइन से प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से इधर उधर थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल गया है, तो ऐसे में उनको बोला जाए कि थोड़ा जरा आपको समझने वाली बात है और ये एनजेसी कमेटी आपको समझेगी अब, ठीक है। अच्छा, अब हाई कोर्ट के जजेस की एज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज सबको बढ़ाओ, ठीक है। 65 साल इनकी करो हाई कोर्ट की और 68 कर दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। गुड, ये भी है, अच्छा आंसर है। अब सुप्रीम कोर्ट और खाली हाई कोर्ट्स, दे शुड हैव द अथॉरिटी टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गुड, ओके, फाइन। अब ऐसे में ऐसी कोई भी चीज अगर आपको ये बोलना है कि संविधान का, भाई कोई भी पार्लियामेंट का या किसी भी स्टेट के विधानसभा का कोई भी जो एक्ट है, जो ये लोग कानून लेके आते हैं, अगर आपको इसको बोलना है अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरस, तो ये जो पावर है, ये पावर खाली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होनी चाहिए, तीसरी किसी कोर्ट के पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक एनजेसी होना चाहिए, नेशनल जुडिशियल काउंसिल, नॉट कमीशन, एंड स्टेट जुडिशियल काउंसिल टू प्लान एंड प्रपोज एनुअल बजट्स। कि ये क्या बताएगा भाई, हाई कोर्ट में देश के स्टेट के पूरे जितने सारे जिलों में जितनी सारी फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट, ये सारी कोर्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, तो इन कोर्ट्स का कितना बजट होगा, कितनी सैलरी, कितनी फीस, कितना स्टाफ, कितने एग्जाम, जो भी होते हैं खर्चे वर्चे, तो ये एनजेसी का दूसरा वर्जन है, ये नेशनल जुडिशियल काउंसिल है, नॉट दैट एनजेसी पीछे वाला। अच्छा, ठीक है। एंश्योर जजमेंट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर टिपिकली डिलीवर्ड विद इन 90 डेज। बड़ी अच्छी बात है ये, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस, के भाई केस कंक्लूड हो गया है, ठीक है, केस चला, केस आया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, केस सुनाई गया, केस के साथ सारी दलीलें सुनी सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन की, अभियोजन की दलीलें, डिफेंस की दलीलें, सब कुछ सारी सुन ली उन्होंने कहा कि हमने सबने सुन लिया है, केस कंक्लूड हो गया है, हम इसका ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं, ऑर्डर आएगा 6 महीने बाद। नहीं, 6 महीने बाद नहीं आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आप ऑर्डर रिलीज करो। क्या करना है फिर, ऐसी एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाओ उन लोगों के ऊपर जो अब्यूज करते हैं लीगल प्रोसेस को, फर्जी के पीआईएल डाल रहे हैं, फर्जी के कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, लटका रहे हैं, केस टाल रहे हैं, हर बार कह रहे हैं तारीख अगली दे दो सर, इस तारीख पे नहीं ला पाएंगे, वो तारीख नहीं ला पाएंगे, कॉस्ट लगाओ उनके ऊपर एग्जाम्पलरी कॉस्ट लगाओ और उन्हें मिसाल बनाओ सबके सामने। अब हर हाई कोर्ट के पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए टू क्लियर द कोर्ट एरियर्स विद इन द सेट टाइमलाइंस। क्या होता है ये एरियर्स होता है कितने ज्यादा केस पेंडिंग चल रहे हैं पूरे स्टेट में, जो भी हो रहा है, तो विद नो केस पेंडिंग फॉर ओवर अ ईयर। कैसे कैसे करोगे आप अपने केस को, स्पीडी डिस्पोज करो, स्पीडी अपने तरीके से अपने आगे बढ़ो, जो भी करना करो, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग यहां पे लाओ इंडिया में प्ली बार्गेनिंग क्या होती है? प्ली बार्गेनिंग क्या होती है पता है? प्ली बार्गेनिंग होती है कि सर कोर्ट केस मत चलाओ आप, मुझे पता है ये जो मेरे ऊपर चार्जेस लगे हैं, मान लेते हैं चार्जेस 354 के, 294 के, जो भी चार्जेस हैं, इनकी सजा क्या क्या है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं एक काम करता हूं, अगर मैं अभी बोल दूं कि साहब आई एम नॉट गिल्टी, मैं गिल्टी नहीं हूं, अभियोजन प्रूव करे मेरी गलती है, तो ऐसे में क्या होगा, केस लंबा चलेगा, खिंचेगा। अब ऐसे में अगर मैं पहले खुद ही बोल दूं कि सर मुझे एक काम करो, मुझे ना 394 के अंदर सजा दे दो, बस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यही मेरी गलती है, बाकी मेरी गलती नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन इससे रेडी हो जाए तो मुझे इतनी सजा देके, मुझे 2 साल की सजा देके मुझे खत्म कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊँ अपना, ये आपका केस यहीं खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा डीक्रिमिनलाइजेशन एफर्ट्स हमारे बढ़ने लगेंगे। प्ली बार्गेनिंग कि मैंने पहले ही बार्गेन कर लिया, मैंने अपनी पिटीशन, मैंने पहले ही कहा कि मैं पूरे मामले में गलती नहीं है मेरी गलती यहाँ है, इनको बोलो जो प्रोसिक्यूशन को कि इतनी बात समझ जाए मेरी कि मैं यही गलती था, बस मैं यही गलत था, बस उतनी सजा मुझे दे दो, मैं सजा काट लूँ अपनी, काम खत्म हो जाए मेरा, ठीक है। रिस्ट्रक्चर द सबऑर्डिनेट कोर्ट सिस्टम, जो छोटे वाले कोर्ट्स हैं हमारे जिलों में, शहरों में, इनको 2 टियर में बांटो, और अंडर द हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी कोर्ट, तो इनको 2 टियर में बांटो, और नीचे आगे हर जिले के जो होते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक चेंज और डेवलपमेंट, तो इन्होंने क्या बोला, यहां पे बोला कि एससीज, एसटीज, ओबीसीज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अभी भी जो जजेस हों वो कोई एक स्पेशल कम्युनिटी के ही हो, ऐसा ना हो जाए। हम चाहते हैं कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन पहुंच पाए सबके पास, सबके लिए। अच्छा, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करो आप एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, जिनमें से स्पेशली फोकस गर्ल्स पे होना चाहिए, जो सोशल पॉलिसी है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, अब नए संस्थान बनाओ जो हु कैन ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हु कैन ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या करने के लिए? जो हमने मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए बनाए थे, हमने ऐसे संस्थान थे हमारे, चाहे एनसीएससी हो, चाहे एनसीएसटी हो, चाहे कोई और अपनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी हमारी कोई भी और कह लो, एंग्लो इंडियन कह लो,
तो हमने इनके लिए जो नए नए हमने संस्थान बनाए थे उनको बोलो कि अब आपको और ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको आपको सबको यूटिलाइज करना है फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज कम्युनिटीज। ठीक है भैया। फिर एक होना चाहिए सिटीजन चार्टर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सिटीजन चार्टर आप बनाओ फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट्स एजेंसीज। इसमें क्या होगा, सबका 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 जिसे कहते हैं सबका नंबर आएगा। अब इसमें सिटीजन चार्टर में जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, जो भी हो, तो एजेंसीज हो, कुछ भी हो, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग द एंटाइटलमेंट्स ऑफ एससीज एसटीज एंड अदर डिप्राइव्ड क्लासेस, सबका नंबर आएगा। सबका सिटीजन चार्टर में सबका रिव्यू होगा, सबका अप्रेजल होगा, सबका ये लिखा जाएगा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो 5 स्टार, नहीं कर रहे हैं तो 0 स्टार, खत्म कर दो इनको। तो सिटीजन जब खुद से बताना शुरू करें कि ये जरूरी था, इन्होंने नहीं किया, इस एजेंसी ने, इस डिपार्टमेंट ने, ये काम नहीं करते हैं अच्छे से, तो सिटीजन चार्टर होगा, सिटीजन एक रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे हर चीज पे, स्पेसिफिकली द एंटाइटल्ड एससीज एसटीज और बाकी डिप्राइव क्लासेस जो जो देश में रही है। अच्छा ठीक है। ऐसे स्टैट्यूट टू गवर्न द reservations for SCs, STs, OBCs, including the establishment of क्या, ऑफ आरक्षण न्याय अदालत। मतलब एक नई तरह की कोर्ट आप बनाओ, रिजर्वेशन जस्टिस कोर्ट, टू रिजॉल्व रिलेटेड डिस्प्यूट्स। जो जो रिजर्वेशन की वजह से जो जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक आरक्षण न्याय अदालत हो जाए। अच्छा ठीक है। फिर नए रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप किए जाएं फॉर SCs, STs, OBCs इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हर जिले में रेसिडेंशियल स्कूल्स, जहाँ पे प्रवासी, जहाँ पे छात्र बैठ के अंदर हॉस्टल में, जो हॉस्टल छात्रावास भी जहाँ पर है, हॉस्टल है, उसमें रह सकें। अब ऐसे सारे ट्राइबल एरियाज जो 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में है, इन दोनों को उठाओ, सबको उठाओ, 5th से डालो सबको 6th में, एक ही जगह पे डालो। और जितने ज़्यादा 6th शेड्यूल में जो एरियाज हैं, एक्सटेंड द 6th शेड्यूल टू अदर ट्राइबल एरियाज ऑल्सो। जहाँ जहाँ पे और भी ज़्यादा ट्राइबल एरियाज है जो अभी तक 6th में नहीं लिखे गए हैं, लिखो इनमें लगे। फिर स्पेशल कोर्ट्स डेडिकेटेड टू ट्राइंग ऑफेंसेज अंडर द SCs, STs अपना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जो एक्ट है SC ST एक्ट, उसके तहत अगर कोई कार्रवाई करनी है तो एक स्पेशल कोर्ट बनाओ। स्पेशल कोर्ट खाली इसी पे ही सुनवाई करे, इसी पे ही बात करे। अच्छा ठीक है। फिर इफेक्टिवली एनफोर्स कराओ प्यूनिटिव मेजर्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश की, अनटचेबिलिटी। इसको रिजॉल्व करने के लिए जरूरी है जो हमारा PCR है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, इसको आप एक स्पीडी ट्रायल दिलवाओ इसको इसमें से जो सजाएं हैं इसमें उसको बहुत ज़्यादा फोकस करो कि अच्छी सजाएं हो। ठीक है भैया। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रीन्स एक्ट, ये भी भैया प्रोहिबिशन एक्ट है हमारा, तो इस एक्ट को कायदे से एनफोर्स कराओ, ताकि जो हमारे जो शहरों में जो मैनहोल में जो ऐसे लोगों को जाना पड़ता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग करने जाना पड़ता है, और ये सब ना हो पाए। कई लोग आज भी हम देखते हैं गांव देहात में क्या होता है कि वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, वो अभी भी कूड़ा बीनते हैं, अभी भी ये करते हैं वो करते हैं। ये सब अब कम हो सके, ये चीज़ हमें रोकनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें रुकवाने के लिए एक्ट आया था ऑलरेडी, उस एक्ट को कायदे से इन्फोर्स करवाना है, कायदे से उसको काम करवाना है। हमें ये याद रखना है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े, पहली बात तो। दूसरी बात, जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो एनहांस हो सके, ये भी जरूरी है। ठीक है, अब एस्टैब्लिश करवाना है एक फुली एम्पावर्ड नेशनल अथॉरिटी फॉर लिबरेशन एंड रिहैब। किन के लिए? बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, बॉन्डेड लेबर जो होती है विद सिमिलर अथॉरिटीज एट स्टेट लेवल। ये समझते हो क्या होता है बॉन्डेड लेबर? बॉन्डेड लेबर होता है किसी को उठा के ले आके, आप अपने गांव से लेके आ गए, आप तो बड़े बाबू बन गए, आपने उसको रख लिया अपने घर में, और ना उसे खाना देते हो, ना उसे पगार देते हो, और काम करा रहे हो उससे 18 घंटे दिन में। तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? उस व्यक्ति के साथ बॉन्डेड मजदूरी हो रही है, उसकी बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंप्लीमेंट करो मेजर्स फॉर द रिजर्वेशन, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। ठीक है, तो सबका इनका होना चाहिए, भाई प्रोटेक्शन होना चाहिए। लड़कियों का, महिलाओं का बहुत जरूरी है कि इनका प्रोटेक्शन, इनका रिजर्वेशन, इनका हर चीज, इनकी देखभाल, इनका सबका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है। ओके, वेरी गुड। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, नगर महापालिका जितनी भी सारी, तो डिसेंट्रलाइज कैसे करनी है पावर को, डेमोक्रेसी को। कुल मिला के हम क्या करेंगे? हम 11th और 12th शेड्यूल को करेंगे वापस से रिस्ट्रक्चर। क्या करने के लिए? टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट फिस्कल डोमेन फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये क्या हुआ सर, डिस्टिंक्ट वाला वर्ड क्या बता रहे हो आप? मैं कह रहा हूं जो अभी तक फिस्कल डोमेन में, अभी तक पंचायतों को और जो नगर की महापालिकाएं होती हैं,
इनको अभी भी क्या करना पड़ता है, ये जाते हैं मालिक पैसे दे दो, मालिक पैसे दे दो, हमें स्कूल में झूले लगवाने हैं, या हमें कोई मार्केट में कोई नया आयोजन करना है, कोई मेला लगाना है, झूला लगाना है, कोई नई सीवर लाइन बिछानी है, जो भी करना है। तो इनको हर जगह अपना फिस्कल डोमेन में इन्हें इन्हें हाथ जोड़ने पड़ते हैं सेंटर के, स्टेट के। अब ऐसे में इनको हमें करना है स्ट्रॉन्ग, इनको हमें करना है इंडिपेंडेंट। तो जरूरी है कि इनका डिस्टिंक्ट फिस्कल डोमेन इनका सेट हो सके, बढ़िया हो सके, ये अपने आप से टैक्स ले सके, अपने आप से अपना काम अपने आप से ऑटो रन मोड पे जा सके। अच्छा ठीक है, एक स्टेट पंचायत काउंसिल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये कौन करेंगे, ये सीएम साहब की देखरेख में रहेगा। ठीक है भैया। अब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, और हम इनको एक्सक्लूसिव फंक्शन देंगे। ये कैसे देंगे हम, बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 243G एंड 243W, दोनों को चेंज करते हुए। ठीक है भैया। अब हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी मिले कि वो डायरेक्टिव दे सके टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। है क्या तो कराना क्या है इनसे, कराना हमें ये है कि जो SEC है, जो चुनाव करवाता है पंचायतों के, म्यूनिसिपैलिटियों के, टू सम ये SEC अपनी रिपोर्ट सबमिट करे टू बोथ द ECI खुद और स्टेट का गवर्नर। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये पता चलेगा जो पंचायतों में चुनाव हो रहा है, पहली बात धांधली नहीं हो, दूसरी बात जो चुनाव हो और जो लोग आ रहे हैं वो मेरिट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो चुनाव होने के बाद जो पंचायतें काम कर रही हैं, ये पंचायतें में जो लोग अपने बैठ के पार्षद हैं, प्रधान हैं, जो भी सरपंच हैं, पंच, जो भी लोग हैं, ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट आनी चाहिए, ये SEC दे, SEC अपनी रिपोर्ट कहाँ देगा, ECI को देगा और गवर्नर साहब को देगा। अच्छा ठीक है, ये अमेंड ये करवाने के लिए अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल 243K एंड 243ZA, जो भी कह लो आप। ठीक है, ऐसे अगर चेंजेस को आपको अगर इनको इनकॉर्पोरेट करना है तो। अच्छा ठीक है, 243E को भी अमेंड करो आप। इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज प्रोवाइडेड टू पंचायत बिफोर इट्स डिसोल्यूशन, कि इससे पहले कि पंचायत का काम तमाम हो जाए, पंचायत की सारी पंचायती आपने खत्म हो जाए, तो पंचायत को डिसॉल्व करने से पहले पंचायत की बात सुनी जाए। सुन तो लो, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, क्या होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम मतलब। नाउ एम्पावर द CAG, ये क्या करेंगे, CAG टू कंडक्ट ऑडिट्स, और क्या करेंगे, सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पंचायत। अब पंचायत है, पैसा तो पहुंच गया सेंटर से तुम्हारे पास, कितने लगे झूले दिखाना जरा, कितने लगे तुमने शहर में, कितने पौधे पेड़ लगाए दिखाना जरा, देखें कहाँ, देखें क्या किया तुमने। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये सेट हो जाए। या तो CAG साहब इतने बड़े आदमी खुद ही ऑडिट कर लें, नहीं तो वो क्या करें, वो एक सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के रख दें फॉर पंचायत टू सिक्योर टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग इनकी प्रैक्टिसेस सारी। ठीक है, ओके। वी रिक्वायर अ रिपोर्ट justifying the dissolution of municipality to be presented before the state का अपना legislature whenever it is superseded। ऐसा होता है, स्टेट की विधानसभा जो क्या करती है, कभी कभी किसी जगह का जो म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो महापालिका होती है, जो शहरी निकाय जो होता है, उसको सुपरसीड करती है स्टेट की विधानसभा कि नहीं ये काम हम करेंगे। अब इससे पहले, ये होने से पहले, डिसोल्यूशन होने से पहले, कि उनकी बात सुन लो भैया, कोई तो उनकी बात कह लो, कुछ भी, कोई उनकी बात पहुंच जाए ऊपर तक, तो कंसोलिडेट करो सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द लोकल अथॉरिटी इलेक्शंस इनटू अ सिंगल लॉ, एक जगह पे कोडिफाई अब एट वन प्लेस, ताकि किसी को बोलना हो देखो इस सेक्शन E सब क्लॉज B के तहत यू आर आउट, आप नहीं चुनाव लड़ोगे, गए आप। अब इंटरेस्ट करो फंक्शंस ऑफ डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन एंड रोटेशन ऑफ सीट्स टू अ डिलिमिटेशन कमीशन रादर देन SEC। जो SEC को जिम्मेदारी देते हो उससे ज्यादा बेटर है कि इनको दो एक डिलिमिटेशन कमीशन को ये सारी जिम्मेदारी। अब इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज अपने आप से अपना टैक्स लगा सकें, कहाँ कहाँ पार्किंग पे टैक्स लगा लिया, कहाँ किसी कोई शहर में अंदर आने पे कोई MCD का टोल हो गया, कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें। तो ये एक सेपरेट टैक्स डोमेन होती है जो म्यूनिसिपैलिटियाँ लगाती हैं, एक डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है, और ये उनके चंदे के भरोसे नहीं बैठी होती है। अब ये कंसेप्ट जो है इसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी हमेशा भीख मांग के अपना काम नहीं करा सकती है। म्यूनिसिपैलिटी को अगर काम करना है, म्यूनिसिपैलिटी को अगर पोल्यूशन के लिए काम करना है, सड़कें साफ करवाने के लिए काम करना है, देन दे नीड मनी फॉर इट, एंड दे नीड मनी, दे हाउ डू दे जनरेट मनी, थ्रू टैक्सेस, थ्रू फाइन्स, थ्रू चालान्स, ऐसी चीजों से। अब नॉर्थ ईस्ट की बात, नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट ने मांगा कि भाई हमें ना भूलना, इन्होंने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब जितने भी रीजन हैं स्टेट्स, इस रीजन में जितने स्टेट्स हैं, तो
तो इन स्टेट्स के पास होना चाहिए एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय 73rd एंड 74th, हमारा यही पंचायती सारा सिस्टम। एंड ये भी याद रखना है कि यहाँ पे 73rd 74th सारे अमेंडमेंट लग जाए ठीक है, पर याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट में अपना अपना यूनिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी है। कुछ कुछ जगहों पे अपना अभी भी वही उनका पंचायत अपनी खुद ही चलती है, उनका अपना तरीका खुद ही चलता है। हम चाहते हैं कि उनके जो यूनिक पॉलिटिकल कल्चर ट्रेडिशन है वो मेंटेन रहें, वो सस्टेन रहें, उनमें कोई दिक्कत ना आए। वहाँ पे जो अभी भी जो एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हम चाहते हैं कि उनको अब सब्जेक्ट्स लिस्ट करा दें इन द 6th शेड्यूल एंड द 11th शेड्यूल टू द एडीसी, कि एडीसी अपने, अब एडीसी कौन से हुए, एडीसी हुए ये नॉर्थ कचार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो खासी जैंतिया, बोडोलैंड, ये सारे एडीसीज हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चलती है इनटू सेल्फ गवर्नेंस, हम उसको बोलना शुरू कर दें। जो इनकी अपनी अभी तक चलने की प्रक्रिया थी, अपने खुद की इनकी अपनी ऑटोनोमस तरीका जो होता था, हम बोलना शुरू करें कि नहीं, दिस इज, ये इनका है सेल्फ गवर्नेंस टू एड्रेस इनके करंट डिससेटिस्फैक्शन, कि यस जैसे आप काम करते हो वी एक्नॉलेज इट, वी एक्सेप्ट इट एंड वी आर रेडी टू प्रोवाइड फंड्स फॉर इट। हम खुद ही आपको मेहनत, हम खुद ही चाहते हैं कि आप और मेहनत करो। बस एक नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल बने, ये क्या करेगा, टू एड्रेस वेरियस इशूज इंक्लूडिंग द सिटीजनशिप एक्ट, लो ऑलरेडी चर्चा में, द इलीगल माइग्रेंट्स, जो इनका डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल एक्ट, ठीक है भैया, एंड द फॉरेनर एक्ट एंड जो भी अपना पासपोर्ट एक्ट अपना जो भी होता है देश में, एंट्री टू इंडिया एक्ट। तो इसके तहत जो नॉर्थ ईस्ट में जो पॉलिटिकल या जो पॉपुलेशन में डेमोग्राफी में जो चेंज आया है, ये चेंज को हमको एक्सेप्ट करना है कि यहाँ पे पहली बार तो चेंज आ गया है, दिस इज वेरी रॉन्ग। अब चेंज आने के बाद क्या वहाँ की जनता खुश है? नहीं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है कि कौन से बांग्लादेशी आ गए हैं, कौन से म्यांमार के लोग आ गए हैं, कौन से कोई ऊपर के चाइना के इधर उधर के पीछे के बर्मा के लोग आ गए हैं, हम चाहते हैं कि उनका अगर आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, सिटीजनशिप उनको मिल रही है, नहीं मिल रही है, जो भी मिल रही है, वो गवर्न हो सके थ्रू जो उनके साथ सहमति से बनाए हुए हमने जो एक्ट थे उन्हीं के द्वारा। अच्छा भैया, एनीवन चार्ज विद एन ऑफेंस कैरिंग अ मैक्सिमम प्रिजन टर्म ऑफ 5 years और मोर शुड बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड। हो गया इनका काम, फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन, नहीं हो पाओगे। ये है सारे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए जो रिकमेंडेशन आए थे वो। अच्छा ठीक है, अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ हीनियस क्राइम्स माने होता है कि क्राइम्स ऑफ ग्रेव प्रॉब्लम, मतलब कैसे कैसे वाले, मर्डर, रेप, स्मगलिंग, डकैती जो भी, तो ये सारी जो चीजें हैं अगर किसी व्यक्ति ने करी हैं और वो व्यक्ति पकड़ा गया, उस व्यक्ति पे केस हुआ, वो व्यक्ति बाद में कन्विक्ट हो गया इसका, देखो आरोप लगना एक चीज होती है, अलेज एक्यूज कर रहे हो आप अभी तो, पर जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करके प्रोसिक्यूशन की बात सुनी और एविडेंस मिला, इन एविडेंस पे और सबूतों के आधार पे कोर्ट ने न्याय दे दिया कि ये जो इंडिविजुअल है हम इसको कन्विक्ट करते हैं, हम सजा देते हैं ऑफ दीज हीनियस क्राइम्स, देन ऐसे व्यक्ति को हम परमानेंटली बार करेंगे फ्रॉम सीकिंग द पॉलिटिकल ऑफिस। सॉरी, आप सोसाइटी का अच्छे हिस्सा नहीं हो, सोसाइटी को रूल करने वाले आप नहीं बन सकते, आउट, आप इनको जेल में डाल लो उनको उठा के। फिर ऐसे क्रिमिनल केसेस जो पॉलिटिशियंस में पेंडिंग है इन कोर्ट्स मस्ट बी स्विफ्टली डिस्पोज। पहली बात तो या तो सजा दो या बरी करो, जो भी करना करो, पोटेंशियली बाय अपॉइंटिंग स्पेशल कोर्ट्स। ओके ठीक है, स्पेशल कोर्ट हो जाएगी, ज्यादा आसान काम हो जाएगा। इलेक्शन पिटिशंस, जो इलेक्शन कैसा हुआ, धांधली हुई, धोखाधड़ी हुई, वोट पोल कैप्चरिंग हो गई, कुछ भी हो गया, दे शुड बी हर्ड बाय डिसाइडेड बाय स्पेशल कोर्ट्स या फिर डेजिग्नेटेड बाय इलेक्शन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो अभी भी जो इलेक्शन पिटिशन जाती है वो हाई कोर्ट्स में ही जाती है, हर स्टेट के अपने अपने। हम चाहते हैं हर हाई कोर्ट में अपनी अपनी एक स्पेशल बेंच बन जाए जो खाली क्या करे, जो इलेक्शन का मैटर सुन ले कि भाई इलेक्शन की धांधली हुई, इलेक्शन में धोखाधड़ी हो गई, पोल कैप्चरिंग हो गई, लोगों को वोट देने नहीं जाने दिया, लोगों को मारपीट के भगा दिया, जो भी हुआ, तो ये सारी प्रॉब्लम ना आने पाए। अब स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, वन मोर प्रॉब्लम, इट शुड बी डेफर्ड माने होता है अभी आगे के लिए टाल दो इसको। रीजन इसके लिए काफी सोचने वाला है। क्या है कि इससे पहले हमारे पास जब तक रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना आ जाए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज इतने ज़्यादा धांधली कर सकती हैं, स्टेट अगर फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुरू हो जाए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं ये अपने मन से पैसा ना खर्च करें, क्योंकि अगर एक पार्टी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगी, वो ज़्यादा रैलियाँ करेगी, वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेगी, बरगलाएगी लोगों को और पार्टी जीत जाएगी। नहीं, इसके लिए क्या बेटर हो कि स्टेट यानी कि जो राज्य है, जो खुद इंडियन स्टेट है, वो खुद फंड करे इलेक्शंस। अब अगर वो खुद फंड करेगा इलेक्शंस, देन क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के पास सबको बराबर का पैसा मिलेगा। मान लो सबको दे दिया कि भाई हर पार्टी के पास कुल मिला के होगा 15 करोड़,
15 करोड़ में ही आपको सबका अपना ऐड वैड करना है, जो भी करना कर लो, रैली वैली करनी कर लो, बस ठीक है। पर हम कैसे इंश्योर करें कि पॉलिटिकल पार्टियां ईमानदार हैं, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब इसमें हमें ये जरूरी है कि इससे पहले हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की बात शुरू करें, हम चाहते हैं इस बात को भी डेफर कर दो आगे आने वाले समय के लिए, जब तक कि हमारे पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना आ जाए फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, पहली बात, एंड फाइनेंशियल लिमिट्स आर फर्मली एस्टैब्लिश्ड। अभी तो फाइनेंशियल लिमिट ही नहीं है। एक पार्टी के पास है मान लो 5,000 करोड़, लगा दिए उन्होंने पूरे इलेक्शन में पैसा, जीत गए इलेक्शन। एक पार्टी के पास है, वो बेचारी खड़ी बैठ भजन गा रही है बैठ के, तो उनसे कुछ हो नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है, ये ना आने पाए। अब कैंडिडेट्स शुड नॉट बी परमिटेड टू कंटेस्ट इलेक्शन साइमल्टेनियसली फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक इलेक्शन में आप एक ही जगह से लड़ रहे हो, क्या बात है? क्यों आपको अमेठी का आशीर्वाद लेना है और वायनाड का आशीर्वाद लेना है? नहीं, आप एक जगह से चुनाव लड़ो जहां से आप श्योर हो कि आप जीत जाओगे, बस ठीक है। अब जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, इट शुड बी लीगली एनफोर्सिएबल। ये खाली मॉडल ना बने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एमसीसी क्या है? आचार संहिता के देखो, अब जल लगे होने तो ऐसे चाहिए, वरना नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे ना हो भाई। एमसीसी ना होने पाए, हम उसको बोले एमसीसी की जगह मैं तो बोलता हूं उसको बोलो सीओसी, कोड ऑफ कंडक्ट, और जो लीगली एनफोर्सेबल हो कि अगर आपने तोड़ा, अगर आपने वायलेट किया, देन पेनल्टीज, सॉरी, फिर ना चल पाएगा, फिर तो आप सजा होगी बेटा। इलेक्शन हो उससे पहले उसके बाद में हम नहीं जानते। अब ऐसे रन ऑफ कंटेस्ट सिस्टम ये एक आ जाए। अभी तक हमारे यहां जो इशू प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, वो क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये कुछ है ना, ये प्रॉब्लम है ना। अभी बताई थी प्रॉब्लम मैंने, अभी पीछे बताई थी मैंने। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि आप बना दो 50% प्लस 1 वोट। बस अगर एक शहर में, जिले में अगर 10 लाख लोग हैं और 10 लाख वैलिड वोट पड़े हैं, तो आप बोलो कि हमें चाहिए किसी व्यक्ति को जीतने के लिए 5 लाख 1 वोट, तब तो हम माने कि आप जीते हो। अब ये नहीं कि 6 लाख लोगों ने नोटा दिया था, 2 लाख ने आपको चुना था, और बाकी 50,000 ने एक को चुना, 1 लाख ने एक को चुना, तो 2 लाख वाला जीत गया। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो रिप्रेजेंटेटिव, साफ बात है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन में जो वोट हो रहा है वो ऐसा वोट हो जो एक्चुअली जनता का आशीर्वाद लगे, दिखे। तो हम चाहते हैं कि मिनिमम 50% प्लस 1, एक और, बस 50% तो बराबर बराबर हो गया ना, नहीं एक और, तो 50% प्लस 1 वोट होना चाहिए। ये होगा रन ऑफ कंटेस्ट, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस ये बेस्ट है। फिर हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, खड़े हुए हार गए इलेक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बार फिर इलेक्शन में खड़े हुए हार गए इलेक्शन, तीसरी बार में हार गए, तब जो 3 बार इलेक्शन हार गए, लूजिंग, हु लूज इलेक्शन 3 टाइम्स, उनको बोलो बेटा बस चाचा शांत, कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा आपसे, अब आप बैठ जाओ। तो फ्रॉम रनिंग फॉर द सेम ऑफिस, अब उस ऑफिस के लिए दोबारा मत लड़ो, अब ना बन पा रहा है एमपी, जनता नहीं चाहती आपको, काहे खड़े होते हो, किस बात के, इतना पैसा कहां से आ रहा है आप पे, बस चाचा शांत हो जाओ, तो हमें जरूरत नहीं है आपकी दोबारा। ओके फाइन, आगे बढ़ो। इंक्रीज द मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स टू 25%। क्या करने के लिए? जो डिपॉजिट जमा किया जाता है आरबीआई के पास, वो आपको डिपॉजिट बाद में वापस मिल जाता है। कब मिलता है? जब आप ये दिखा देते हो कि हाँ हमने 16.67% वोट हमने हासिल किए, भाई देख लो, हमें कोई तो लोग हैं जो हमारे पीछे हैं, कुछ तो लोग हैं ही हैं। तो हम चाहते हैं कि इस परसेंटेज को बढ़ा के बोला जाए 25% वैलिड वोट्स अगर आपने पाए, तब जाके आपकी वापस से आपको डिपॉजिट आपको वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब ऐसी एलिजिबिलिटी को वापस से इवैल्यूएट किया जाए कि जहां हम बोलते हैं कि नॉन इंडियन बॉर्न जो लोग हैं, सिटीजन्स और दोज विद इंडियन एंसेस्ट्री, क्या करने के लिए? जो ऐसे बहुत हमारे देश में जो सबसे बड़े बड़े पद हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीजीआई, हम ऐसे में हमारी क्या होती है, हमारी बोलने की बात कि भाई देश का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है भैया। अब ये नॉन इंडियन बॉर्न सिटीजन है, तो क्या ये देश का हमारा राष्ट्रपति नहीं हो सकता क्या? सिटीजन तो है ना, सिटीजन होना चाहिए। अब ये तब हो सकता है जब एक नेचुरल नेशनल डायलॉग हो और पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस में हर कोई राजी हो, हर कोई कह सके कि हाँ हाँ अगर सिटीजन है और नॉन इंडियन है कोई बात नहीं, ठीक है, ना हो कोई बात, फर्क नहीं पड़ता है। अब इंडियन एंसेस्ट्री तो है, इंडियन इनका कोई वंशज तो है ही है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये क्यों नहीं बन सकते? उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, बड़े बड़े देश के पद हैं ये। अब जो सीईसी का अपॉइंटमेंट, कितना ज्यादा ये टॉपिक चर्चा में है। ईसी शुड बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ बॉडी। एक बॉडी होगी, एक बॉडी क्या करेगी, जिस बॉडी में होंगे पीएम,
लीडर ऑफ अपोजिशंस, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन, नॉट चेयरमैन, डेप्यूटी, ठीक है, ओके। ऐसे ही सिमिलर प्रोविजंस होंगे स्टेट के ईसीज के लिए, सेम बात, दोनों तरफ सेम बात है। अच्छा ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इनको भी कुछ बोल दिया जाए, ये तो जो इतना हंगामा करे पड़े हैं पूरे देश में, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आए रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, क्या करने के लिए? पार्टीज हो चाहे उनके गठबंधन हो जो भी हो, तो इन प्रोविजन में क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड होगा द पॉलिटिकल पार्टीज और अलायंस हु आर ओपन टू ऑल सिटीजन्स। बस ये नहीं कि अपनी जात, अपनी कम्युनिटी, अपना रिलीजन, अपना कोई सिमिलर कुछ भी डिस्टिंक्शन, ना 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 ना, आपकी पॉलिटिकल पार्टी हर किसी के लिए खुली होनी चाहिए, हर किसी के लिए आपकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, बस, ठीक बात है। मैंडेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ओके भैया, गुड, वेरी गुड, कि इनके अकाउंट होगी सबसे ज्यादा जो मार पड़ी रहती है, पता नहीं टैक्स फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चंदा कहाँ से पा रहे हैं, कहाँ से फंड्स आ रहे हैं इनके पास, क्या कहाँ एक्सपेंडिचर कर दे रहे हैं, कौन पैसा खर्च हो रहा है, पता चले इनका। तो इनका सिस्टमिक मेंटेनेंस होना चाहिए इनके अकाउंट्स का, और ये मैंडेट कराओ, ये बोलो इनसे कि आपको करना ही करना है। रिक्वायरिंग द पॉलिटिकल पार्टीज टू कंपेल देयर कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स को मजबूर करो टू डिक्लेयर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि आप पे कितना ज्यादा पैसा है और कितना ज्यादा लोन है आपके ऊपर, दोनों चीजें एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। ये तो हम करवाते हैं, ये तो हम होता भी है। अब स्टिपुलेट करवाओ, ये बुलवाओ कि नो पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉमिनेट अ कैंडिडेट जिसके ऊपर कोई कन्विक्शन है ऑफ अ क्रिमिनल चार्ज, ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस, स्पेशली द चार्जेस विच आर, मैं यहां लिख रहा हूं, देख लेना, फ्रेम्ड बाय कोर्ट, फ्रेम्ड बाय, ये सर आप क्या कह रहे हो? चार्जशीट तो पुलिस दाखिल करती है ना? फ्रेम्ड बाय कोर्ट्स, अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रही है तो पुलिस क्या कर रही है? ये क्वेश्चन आएगा आपका। अब मैं बता रहा हूं क्या होता है। जब केस की सुनवाई होती है ना, तो क्या होता है, पहले एक कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट को हम एफआईआर में तब्दील करवाते हैं, फिर एफआईआर बन जाती है वो, एफआईआर के बाद फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जेस एक चार्जशीट में लिखती है कि हमें लग रहा है इनके ऊपर दफा 304, 302, 308, 300 ये वो फलाना ढिमकाना, ये सारी दफाएं हैं। फिर कोर्ट में जाता है केस, कोर्ट में पुलिस के सामने, कोर्ट में जज के सामने पुलिस कहती है कि योर ऑनर, हमने इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात किया, हमने ये सारे चार्जेस देखे हैं, देख लो सर, ये वाले चार्जेस हम इस व्यक्ति के ऊपर लगाने वाले हैं। तो अब कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, ये चार्ज तो तुमने ज़्यादा लगा दिया, ये सेक्शन नहीं लगे, हटाओ इस सेक्शन को, ये सेक्शन अलाउड नहीं है, ये केस ये नहीं है, तुमने क्यों लगा दिया ये वाला सेक्शन? पुलिस कहेगी योर ऑनर था, जरूरी था। तो ऐसे में अब कोर्ट फिर क्या करती है, फिर कोर्ट चार्जेस फ्रेम करती है, कोर्ट कहती है नहीं नहीं नहीं, खाली इन पे लगेगा 302, खाली 304 लगेगा, 308 लगेगा, जो भी लगेगा ये सब लगेंगे, बस ठीक है। अब तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए। अब अगर ये ऐसे व्यक्ति कैंडिडेट, ये वाले कैंडिडेट चाचा हमारे, अगर ये चाचा विधायक, तो अगर इनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है और इनको सजा हो गई है ऑफ अ क्रिमिनल केस, ऑफ अ क्रिमिनल नेचर और फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, देन नो पार्टी कैन नॉमिनेट हर और हिम, जो भी इनको चाचा विधायक को, तो अब ये नहीं खड़े होंगे, स्पेसिफाइंग दैट वायलेशन ऑफ दीज प्रोविजन, अगर इन प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ वुड रिजल्ट इन कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन, पहली बात तो। दूसरी बात, पार्टी का डीरजिस्ट्रेशन, पार्टी को भी टाटा बाय बाय, पार्टी भी ना चल पाने वाली, पार्टी को कहेंगे जाओ यहां से, हो गया तुम्हारा, तुमसे ना हो पा रहा, तुम पार्टी ही ऐसी हो, सब गुंडों से बड़ी डेंजर पार्टी हो, तुम जाओ यहाँ, कोई नहीं, तुम नहीं लड़ोगे चुनाव, ये हो सकता है। अब ईसीआई शुड ग्रेजुअली क्या करे, रेज द थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया फॉर पार्टी रिकॉग्निशन, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये जो कहीं कहीं से फूट के बाहर आ जाते हैं ना, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है, प्रोलिफरेशन यहां लिख देते हैं, प्रोलिफरेशन का माने है, कितना बड़े बड़े वर्ड है ना, लिख पाओगे इतने वर्ड एग्जाम में? प्रोलिफरेशन का मतलब होता है रैपिड सर्ज, रैपिड सर्ज, ग्रोथ, एकदम से ज्यादा बढ़ गए। तो अब प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एकदम से छोटी छोटी सारी पार्टियां कूद के आ गई, उभर के आ गई। तो धीमे धीमे ईसीआई को चाहिए कि दे शुड ग्रेजुअली रेज द बार, रेज द थ्रेशहोल्ड, कि बेटा कम से कम 6% वोट लेके आओ, कि कम से कम 4 सीटें लोकसभा में लेके आओ, कम से कम 2% सीटें स्टेट के विधानसभा में लेके आओ, तब मानेंगे। अच्छा, तो ऐसे करके जो चुन्नू मुन्नू पार्टियां गली गली में खड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, पैसा जाता है देश की इकोनॉमी में, ये डेंट है और कुछ नहीं है। अब इनएक्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, जो क्या करेगा, सारे लॉज को इकट्ठा करेगा जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एक्सपेंसेस के होते हैं, और इनके जो कंट्रीब्यूशन जो पार्टीज को सारे जो मिलते हैं,
जो भी डोनेशन सब कुछ चीजें, तो इनको एक जगह पे सारे लॉस को लिखो अच्छे से और उनको बोलो कि अब ये रहा एक पूरा कंट्रीब्यूशन, FCRA एक्ट जो भी है कुछ भी कह लो। अब इससे इस एक्ट से क्या, इस एक्ट से मिलेगा क्या? एनहांसिंग द ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग, गुड, वेरी गुड। अब फिर परमिट करो कॉर्पोरेट डोनेशंस विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट्स। पहले कॉर्पोरेट डोनेशंस की लिमिट थी कि आप अपने प्रॉफिट का 7.5% तक ही दे सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को। अब वो लिमिट अब है या हटा दी गई? फिर ग्रांट करो टैक्स एग्जेम्पशन फॉर डोनेशंस अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मैं सैलरी पे यहाँ पे काम करता हूं। अब अगर मैं किसी पार्टी को चंदा दूं और मेरी इनकम, मान लेते हैं मेरी इनकम है 50,000 रुपये महीना, ठीक है। अब 50,000 रुपये महीना मेरी इनकम है और मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का चंदा दे दिया मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को। तो पॉलिटिकल पार्टी कहेंगी भाई अबे कैसे? तो अब ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा बेटा इधर आओ, बैठो जरा यहाँ पे, यहाँ बैठो चेयर पे। और फिर हमसे कहेंगे वो कि तुम्हारी सालाना इनकम तुम्हारी 6 लाख रुपए है और तुमने 20 लाख रुपए डोनेशन दे दिया है, क्यों दिया है? मैं कहूँगा आपने कहा था ना टैक्स एग्जेम्पशन होता है, टैक्स में राहत मिलती है। तो वो कहेंगे तुम्हारे पे 20 लाख रुपए हैं। मैंने कहा हाँ है। अच्छा, तो दिखाना जरा कहाँ से है। तो ऐसे में अब जो टैक्स एग्जेम्पशन है ना, उसकी लिमिट को स्पेसिफाई करो, उसको बोलो कि भाई तुम ऐसा नहीं कि तुम अपने रोजी रोटी छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ा दी सारे पैसा, काहे क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन होता है। नहीं, ऐसा ना होने पाए। होल्ड बोथ डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स ऑफ पॉलिटिकल फंड्स अकाउंटेबल। जो डोनेट कर रहा है वो और जो डोनेट ले रहा है, डोनेशन ले रहा है, उसको पकड़ के कि तुम दोनों अकाउंटेबल हो इस पैसे का, कहाँ क्या करने जा रहे हो बताओ। ऐसा नहीं विधायक खरीद लो जाके इस पैसे से, नहीं वो नहीं हो। रिक्वायर करो ईयरली पब्लिकेशन ऑफ ऑडिटेड पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट्स, इनके अकाउंट्स का ऑडिट होने के बाद इनको पब्लिक करो सारे डॉक्यूमेंट्स को। फिर प्रोवाइड करो पार्टी डिरिकॉग्निशन एंड पेनल्टीज फॉर फॉल्स इलेक्शन रिटर्न्स। कितना खर्चा हुआ, क्या बताया आपने, क्या लिखा आपने, अगर वो मैच नहीं किया देन पेनल्टी लगेगी और पार्टी को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। ठीक बात है, ये सारे प्रोविजंस बताए गए। लास्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ। इन्होंने बोला इस पे कि ये जो प्रॉब्लम है ना आया राम गया राम, इस प्रॉब्लम को सुलझाने का तरीका है कि जो 10th शेड्यूल है ADL हमारा, इसको करो अमेंड। कैसे करो? हम बोलेंगे इंडिविजुअल्स, इसमें साथ ही होगा इंडिविजुअल्स प्लस कलेक्टिव, दोनों प्लस कलेक्टिव, दोनों के दोनों, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कि खुद एक सिंगुलर व्यक्ति भी और सिंगुलर व्यक्तियों का समूह भी, दोनों के दोनों, इंडिविजुअल्स प्लस कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर ये डिफेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए पार्टी या गठबंधन ऑन हुज टिकट इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इनको बोलो कि यू हैव टू रिजाइन, यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम योर पार्लियामेंट्री और असेंबली सीट एंड यू हैव टू कंटेस्ट फ्रेश इलेक्शंस। जनता का भरोसा तोड़ा है, इसको आपको हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यहां से, नहीं चल पाओगे आप। फिर डिफेक्टर जितने हैं जो ये दल बदल के गए हैं, दे शुड बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी मिनिस्ट्रियल, एनी पब्लिक ऑफिस, एनी रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, जो भी कुछ भी है, कोई कमेटी के चेयरमैन नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई कुछ नहीं, अंटिल द रिमेनिंग टर्म ऑफ लेजिस्लेचर, जब तक उनका समय बचा है, कार्यकाल बचा है लोकसभा का या विधानसभा जो भी है, और अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन जो भी पहले हो। नहीं लड़ सकते आप, नहीं बैठ सकते आप उन कुर्सियों पे जहां से कि मलाई आती है, पैसा आता है, ये सब चीजें नहीं। फिर वोट्स कास्ट बाय डिफेक्टर्स, जो दल बदल के उधर जाके बैठे हैं और उन्होंने फिर वोट दिया है, उस वोट को बोल दो कि इनवैलिड वोट है, नहीं चलेगा, सॉरी। ये क्या हो रहा है, मजाक चल रहा है यहाँ पे कि उधर जाके बैठ के जाके वहां जाके हाँ बोल दिए, ऐसा थोड़ी होगा। यहीं बैठ के ना बोलो तब तो मानेंगे वोट तुम्हारा, नहीं तो उधर बैठ के मानेंगे नहीं तुम्हारा, हाँ कोई नहीं मानना। फिर द पावर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन, जो डिफेक्शन की वजह से जो डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है किसके पास है? स्पीकर चेयरमैन के पास है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इनके पास ना रहे, ये जाए EC के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि इलेक्शन तो इन्होंने करवाया था, इलेक्शन इन्होंने दिखवाया था, इलेक्शन करवाने के बाद इन्होंने शपथ फिर देने के लिए भेजा था इनको पार्लियामेंट। अब अगर वहां जाके इन्होंने अंदर कुछ उधमबाजी करी है, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है इनका, तो डिस्क्वालिफिकेशन तय ये नहीं करेंगे, तय ये करेंगे, बस ये बात। ये रहा हमारा चैप्टर हो गया खत्म। अगली क्लास में मिलेंगे, बड़े बड़े लेक्चर आने वाले हैं अगले तीनों, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, बस तीनों चैप्टर बचे हैं और खत्म करते हैं जल्दी, इसको ओवर करते हैं। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड नाइट।